नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं आपका प्रोग्राम कहानी कुर्सी की। मैं हूं सौरभ शर्मा, आपके साथ चारों मेहमान हमारे साथ प्रोग्राम में आ चुके हैं। हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, विनोद अग्निहोत्री जी, विजय त्रिवेदी जी, समीर चौगांवकर साहब। सर बहुत स्वागत है आप सभी का। आज पॉलिटिकल खबरों पर तो हम बात करेंगे ही, लेकिन इस वक्त पूरा देश का ध्यान जिस खबर पर है उसकी हम पहले बात करें। शेयर बाजार, ट्रंप की इस नई टैरिफ पॉलिसी के बाद जिस किस्म का ब्लड बाथ, खून खराबा शेयर बाजारों में दुनिया भर में मचा हुआ है, भारत पर भी उसका असर पड़ ही गया। इस वक्त आपको बताऊं, जब हम आपसे बात कर रहे हैं तो शेयर मार्केट 3,212 पॉइंट नीचे चल रही है। लगभग 4% टूट चुका है सेंसेक्स, और इसका मतलब यह है कि 19 लाख करोड़ रुपया निवेशकों का जो शेयर बाजार में लगा हुआ था वो वाइप आउट हो गया है, स्वाहा हो गया है। और इसकी वजह है ट्रंप की नई टैरिफ पॉलिसी। ट्रंप ने करीब 70 देशों के ऊपर रेसिप्रोकल टैरिफ लगाए, मतलब जितना टैक्स अमेरिकी उत्पादों पर देश लगाते हैं उतना ही टैक्स ट्रंप ने लगा दिया। इसमें भारत के ऊपर भी 26% टैक्स लगाया गया। भारत अमेरिकी उत्पादों पर 52% के करीब टैक्स लगाता है। लेकिन इसके बाद अमेरिका का शेयर बाजार हो, हांगकांग का शेयर बाजार हो, सिंगापुर का शेयर बाजार हो, चीन का शेयर बाजार हो, जापान का शेयर बाजार हो, दुनिया की जितनी बड़ी इकोनॉमीज हैं उन सब की शेयर मार्केट बिल्कुल धड़ाम हो गई है। और इससे भारत में, मैंने आपको बताया कितना नुकसान हुआ है, इसको लेकर पॉलिटिकल बातें भी कही जा रही हैं। लेकिन अब सवाल यह है कि इस नुकसान की भरपाई होगी कैसे, क्योंकि ट्रंप अगर अपना रवैया नहीं बदलते हैं, जिसके कोई आसार फिलहाल नहीं दिखाई दे रहे हैं, तो क्या दुनिया एक बहुत बड़ी मंदी की तरफ बढ़ रही है, एक बहुत बड़े रिसेशन की तरफ बढ़ रही है। आपको बता दें, पिछले 5 साल में जब कोविड आया था 2020 में, उसके बाद यह सबसे बड़ा नुकसान है। और अभी तक कोविड के निशान, कोविड ने जो नुकसान किया था वो कुछ कुछ दुनिया भर में दिखाई देता है। बहुत सारे देश उससे अभी भी पूरी तरीके से नहीं उबर पाए, और 5 साल में एक दूसरा बड़ा झटका लग गया। अब चूंकि अमेरिका पूरी इकोनॉमी का ड्राइवर है और उसके साथ साथ चीन, ये दोनों दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाएं हैं, और दोनों इस वक्त जिस किस्म की ट्रेड वॉर में उलझ गई हैं, इसका असर पूरी दुनिया पर पड़ना ही है। भारत में भी जो असर पड़ रहा है वो भारत की अपनी डोमेस्टिक इक्वेशन की वजह से नहीं पड़ रहा है। चूंकि पूरी दुनिया इस वक्त ट्रंप की ओर देख रही है, ट्रंप के साथ जो ट्रंप और चीन के बीच जो ट्रेड वॉर चल रही है, ट्रंप ने 34% टैरिफ चीन के ऊपर लगाया, चीन ने पलट करके टैरिफ लगा दिया। मेक्सिको और ब्राजील और तमाम बड़ी जो कुछ और इकोनॉमीज हैं वो भी अब अमेरिका के ऊपर और टैक्स लगाने की ओर देख रही हैं, उसकी कोशिश करेंगी। लेकिन भारत ने ऐसा अभी तक कुछ नहीं सोचा है, और अभी जो संकेत मिल रहे हैं कि भारत वेट एंड वॉच की पॉलिसी पर है। दूसरा, भारत अमेरिका के साथ एक ट्रेड डील नेगोशिएट कर रहा है, और अभी अप्रैल में ही उसमें पहली बार बैठक हुई भी है, आगे भी होंगी। तो भारत की कोशिश यह है कि अमेरिका के साथ चला जाए और किसी तरह अमेरिका को मनाया जाए। तो भारत इंक्रीमेंटल पॉलिसी पर काम कर रहा है, जबकि दुनिया के बड़े देश सीधे सीधे एक ट्रेड वॉर में उलझ रहे हैं अमेरिका के साथ। अब लेकिन दुनिया अगर डूबेगी अर्थव्यवस्था के लिहाज से, मैं कह रहा हूं, तो भारत भी नहीं बचेगा। हमारे पास एक अर्थशास्त्री हैं, एक मार्केट एक्सपर्ट हैं, उनका बयान है, ताकि आपको थोड़ा उस दुनिया के लोग बताएं कि हो क्या रहा है ये, और फिर इस पर एक पॉलिटिकल कमेंट भी है संजय राउत का। मैं आपको दोनों बयान सुना रहा हूं। ये एक्सपेक्टेड लाइन पे था, क्योंकि फ्राइडे को हमने देखा कि यूएस मार्केट 2200 पॉइंट से डाउ जोन नीचे आया था। वहाँ पे एसएनपी भी नीचे था, नास्डेक भी नीचे था, और इसलिए ये उम्मीद लगाई, ये लोगों को पता था कि जब मंडे को एशियन मार्केट्स खुलेंगे तो वो नीचे ही खुलेंगे विद अ ह्यूज गैप डाउन, और वही हो रहा है। रीज़न यही है कि जब फ्राइडे को चाइना ने रिटालिएटरी मेजर्स लिए और उन्होंने भी यूएस इंपोर्ट पे टैरिफ लगा दिए 34, उतना ही टैरिफ जितना कि यूएस ने लगाया, और उस वजह से अब इन्वेस्टर्स को लगता है कि दिस इज गोइंग टू बी अ फुल ब्लोन टैरिफ वॉर, ट्रेड वॉर रादर, और वो इन्वेस्टर्स जानते हैं कि ट्रेड वॉर में कोई विनर नहीं होता है, और ओवरऑल ग्लोबल इकोनॉमी पे उसका नेगेटिव इम्पैक्ट आएगा, इन्फ्लेशनरी रहेगा, यानी हर चीज़ जो मार्केट के लिए खराब है वो हो सकती है, और उस वजह से आज मार्केट डाउन है। जितना जल्दी ये रिजॉल्व होता है उतना ही ये अच्छा रहेगा। तो आपने सुना, अभी शेयर मार्केट के एक्सपर्ट बता रहे थे कि इसकी वजह मोटे तौर पर अमेरिका और चीन का आपस में इस आर्थिक युद्ध में उलझ जाना है। हमारे साथ इस दुनिया में बड़े लंबे अरसे तक रहे हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, तो उनसे भी पूछे कि भारत कितनी बड़ी प्रॉब्लम में है, भारत ही क्यों, पूरी दुनिया, और इससे निकलने का रास्ता क्या दिख रहा है? देखिए, मुझे लगता है कि कई बार हम कहते हैं ना कि जो दर्द दे रहा है वही दवा देगा। अमेरिका को ही ये दवा करनी पड़ेगी, और अमेरिका को दवा इसलिए नहीं करनी पड़ेगी कि दुनिया बीमार हो रही है।
अमेरिका बीमार हो रहा है इसलिए करना पड़ेगा। भारत में 20 लाख करोड़ के आसपास निवेशकों की रकम वो स्वाहा हो गई, लेकिन वो रिकवर कर सकती है। और चूंकि मैं कोई बाजार के जानकार की तरह नहीं बोलूंगा, क्योंकि लोग जो देखते हैं पैसे लगाते हैं, लेकिन एक बात जरूर मैं कहूंगा कि आपके पैसे अभी जा रहे हैं तो हड़बड़ा कर बाहर मत निकलिएगा। ये मेरी एक छोटी सलाह है जो सामान्य समझ की तरह से, बाकी आप अपने जो भी पोर्टफोलियो आपका देखते होंगे उनसे बात कीजिए। अब सबसे जो जरूरी बात है, क्या अमेरिका जिस वजह से ये सब कर रहा है उसको कुछ हासिल कर पा रहा है? क्या है ये? अपनी जो होम ग्रोन कंपनीज हैं, यूएस की कंपनीज हैं, उनके प्रोटेक्शन के लिए ये रेसिप्रोकल टैरिफ डाला। अब दुनिया भर की कंपनियां वो अमेरिकी कंपनियों के खिलाफ लामबंद हो रही हैं, दुनिया भर के बाजार अमेरिकी कंपनियों के खिलाफ लामबंद हो रहे हैं, दुनिया भर की जो सप्लाई चेन है वो ऑल्टरनेटिव्स खोज रही है। अब उसका परिणाम क्या होता है? भारत में हमने आपको दिखाया ही और लगातार इंडिया टीवी की स्क्रीन पर भी चल रहा है कि अलग अलग मार्केट कितने टूटे, उनकी तुलना में हम कम टूटने वाले बाजारों में हैं। सऊदी अरब की अर्थव्यवस्था तबाही की ओर है, जितना कोविड में नहीं टूटा उतना एक दिन में टूट गया है। सऊदी अरेमको तबाही की तरफ है, जो वहां के उस देश की एक तरह से अर्थव्यवस्था का बैरोमीटर माना जाता है। लेकिन उन कंपनियों के बारे में जरूर बात करनी चाहिए। इंटेल 12%, डाउइंग 10.5%, 3M कंपनी 9.5%, बोइंग 9.5%, शेवरॉन 8.5%, जेपी मॉर्गन चेज वेरी बियरिश, इसका जो आउटलुक कहते हैं उसकी बाजार की भाषा में 8+, यानी कोई भी बड़ी कंपनी नहीं है जो इससे कम गिरावट में। इसका मतलब क्या हुआ? सर्वाधिक नुकसान, दुनिया तबाही में है, परेशान है, लाल निशान में है, लेकिन सर्वाधिक नुकसान हो रहा है अमेरिका को। एक लाइन बस और जोड़ूं, लंबे समय के बाद डॉलर के मुकाबले रूपी सहित दुनिया की सारी मुद्राएं अप उठ रही हैं। तो एक तरह से जो ट्रंप चाहते थे उसके अलावा सब हो रहा है। नहीं, अब मेरा एक रिएक्शन और इनका, मैं सिर्फ इतना आपसे और जानना चाह रहा हूं कि क्या ट्रंप पर दबाव पड़ रहा है कि वो वापस अपने ये फैसला वापस लें? देखिए, ट्रंप पर दबाव पड़ रहा है। दबाव किस कदर पड़ रहा है इसका अंदाजा लगाइए कि एलन मस्क ने एक जो कहें कि राष्ट्राध्यक्ष के साथ वो बैठे हुए थे और उन्होंने उसमें कहा, हालांकि उनका अपना कंपनी का पर्सपेक्टिव था, लेकिन उसमें उन्होंने कहा कि हम तो चाहते हैं कि यूरोपीय यूनियन के साथ जीरो टैरिफ पॉलिसी की तरफ बढ़े, यानी एक दूसरे के साथ इस तरह का रिश्ता हो। उन्होंने कहा नॉर्थ अमेरिकन जाए यूरोपीय यूनियन में काम करे, यूरोपीय यूनियन का आदमी नॉर्थ अमेरिका में आए। लेकिन ये सब होगा कैसे? इसके तुरंत बाद व्हाइट हाउस के जो टॉप इकोनॉमिक एडवाइजर हैं पीटर नवारो, मेरे ख्याल से जो नाम मुझे ध्यान में आ रहा है, उन्होंने कहा ट्रंप की मुश्किल यह है कि ट्रंप की कार नहीं बिक रही। और यह भी जानना जरूरी है कि अकेले ट्रंप का $11 बिलियन आज के पहले, आज वाली जो गिरावट है उसको छोड़ दीजिए, आज के पहले $11 बिलियन उनके स्वाहा हो चुके हैं। बड़े लोगों में सबसे ज्यादा पैसा किसी ने गंवाया है। तो इतनी आसानी से ट्रंप बैक नहीं होने वाले। कुछ रास्ता जरूर निकलेगा, कुछ तरीके वो निकालेंगे, 1 to 1 वो करेंगे। और ट्रंप की कोशिश है कि 1 to 1 अलग अलग कंट्रीज के साथ वो ट्रेड एग्रीमेंट करें। सर, अब भारत का जो रुख है, जो हमने पढ़ा वो ये कि भारत ने ऐसा कोई कदम उठाने का नहीं सोचा जो चीन कर रहा है कि वे पलट करके जो टैक्स उसने बढ़ाया उतना और लगा दो चीन के ऊपर। हम एक ट्रेड डील उसके साथ नेगोशिएट कर रहे हैं, यही सही रास्ता है? हाँ, बिल्कुल सही रास्ता है। देखिए, चीन की अर्थव्यवस्था और भारत की अर्थव्यवस्था में फर्क है। चीन मार्केट लीडर है अमेरिका के समानांतर, हम भी कई मामलों में मार्केट लीडर हैं, लेकिन हमको संभल के चलना है। और ऑलरेडी जैसा कि ट्रंप कहते हैं, भारत ने ऑलरेडी अमेरिकन गुड्स पे बहुत टैरिफ लगा रखा पहले से ही, तो अब हम और कितना टैरिफ लगाएंगे? तो मुझे लगता है भारत अगर ऐसे मौके पे नेगोशिएशन के रास्ते पर है तो वो ज़्यादा बेहतर रास्ता है। मेरी बहुत ज़्यादा समझ नहीं है अर्थव्यवस्था की, लेकिन जितनी समझ मेरी एक राजनीतिक समझ ये कहती है कि भारत को बजाय टकराव के रास्ते पे जाने के, बिल्कुल सही ये सही शब्द है, हम टकराव पे नहीं, टकराव के रास्ते पे न जाके भारत को ट्रेड नेगोशिएशन का रास्ता अपनाना चाहिए। और जितना कंसेशन हम ले, वैसे भी देखिए 26% लगाया, बाकी 34%, कहीं 49%, 49% तक लगाया, तो हमको पहले से ही थोड़ा सा अमेरिका में लाखों लोग निकले हुए ट्रंप के खिलाफ। अमेरिका में तो हर शहर में, वाशिंगटन में, न्यूयॉर्क में, सैन फ्रांसिस्को में, जिस शहर का आप नाम लीजिए, हर शहर में लोग सड़कों पर उतरे हैं इसके खिलाफ। ये लंबे समय बाद इतना बड़ा प्रदर्शन अमेरिका में हो रहा है। ठीक है, इसमें बस एक लाइन और मैं जोड़ दूं, चूंकि जरूरी हो जोड़ना। हम ट्रेड डील इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमें टैरिफ से लाभ नहीं होगा। हमें पीयर ग्रुप में हम सबसे बेहतर स्थिति, यानी चाहे एशियन इकोनॉमी हो या दुनिया की दूसरी इकोनॉमी, उनके सामान अब महंगे होंगे। हमारे लिए रास्ता खुला हुआ है। अगर सरकार ने इसका लाभ उठाया तो हम बहुत अच्छी तरह से इसका अपने कंपनियां, लेकिन सर अगर डूबेंगी तो क्या इनके पास क्या रास्ता है भाई? इससे इन्फ्लेशन बढ़ेगा, सब एक्सपर्ट्स ये कह रहे हैं, क्योंकि ये या तो ये नुकसान झेले कंपनियां, या अपने सर्विसेज के उत्पादों के दाम बढ़ाएं, और दाम ही बढ़ाती है कंपनी, नुकसान कब झेलती है? कंपनियां तो नुकसान नहीं झेलती मोटे तौर पर, वो एक बार लगता है झटके के तौर पर कि नुकसान झेल रही है, लेकिन वो फाइनली तो इन्फ्लेशन की तरफ बढ़ता है। लेकिन आप सोचिए कि
कुछ दिनों पहले मैं पढ़ रहा था कि अमेरिका के जो स्टॉक मार्केट को देखने वाले लोग हैं उन्होंने कहा था कि हम ब्लैक मंडे की तरफ बढ़ रहे हैं, है ना। और ये ब्लैक मंडे 1987 का 19 अक्टूबर 1987 को वहाँ पर अमेरिका में 22% स्टॉक एक्सचेंज ड्रॉप हो गया था। स्टॉक जो था ना, शेयर मार्केट पूरा का पूरा डाउन हो गया था, वहीं पर बढ़ रहे हैं और करीब करीब वहाँ पहुँच गया है। लेकिन आप सोचिए, भारत की पॉलिसी तो ठीक है, वेट एंड वॉच की है, क्योंकि इतना टकराव और उथल पुथल में बहुत जल्दी फैसले लेने की ज़रूरत नहीं। वैसे भी हम फैसला लेने की स्थिति में भी नहीं, इसको भी समझना चाहिए, आपके सोचने से कुछ होगा नहीं। दूसरी बात, अभी अभी मैं पढ़ रहा था कि ट्रंप साहब फ्लोरिडा से गोल्फ खेल कर वाशिंगटन जा रहे थे, तो अपना जो F1 विमान है उसमें उन्होंने जर्नलिस्ट से कहा कि चिंता मत करो, 50 देश जो है ना पागल हुए पड़े मेरे पैरों में कि वो इस टैरिफ को किस तरह से कॉम्प्रोमाइज़ किया जाए अमेरिका के साथ, उस पर कोशिश कर रहे हैं। तो वो समझ रहे हैं कि अमेरिका को कोई नुकसान नहीं हो रहा है और 50 देशों के 50 मुल्क जो हैं वो अमेरिका के साथ इस टैरिफ डील पर डील करना चाहते हैं, दबाव में है। ये ट्रंप साहब का उनका अपना घर भी तो चल रहा है, लेकिन हाँ, घर चल रहा है, लेकिन मैं कह रहा हूँ आज उनका जो बयान है वो उनकी मनोस्थिति को बता रहा है। जबकि अमेरिका की सड़कों पर, अमेरिका में बहुत लोग हमारे परिचित भी हैं, मित्र लोग भी हैं, वो रह रहे हैं वहाँ पर, लगातार बहुत प्रदर्शन हो रहा है और ट्रंप के खिलाफ नाराजगी बहुत तेजी से और बढ़ रही है। सर, आपके भी सूत्र रहते हैं इकोनॉमी में जुड़े हुए, शेयर मार्केट में जुड़े हुए, क्या बता रहे हैं? निश्चित रूप से हाहाकार बचा हुआ है, सबको घबराहट है कि कब तक रहने वाला है मार्केट में। और ट्रंप तो ऐसा व्यक्ति है कि और कोई बड़ा फैसला लेंगे तो क्या और मार्केट टूटेगा। लेकिन मुझे लगता है कि ट्रंप ने जो भी फैसला लिया है बहुत सोच समझ कर लिया और ट्रंप अपने कदम पीछे खींचने नहीं वाला। ये एंटिसिपेट किया होगा ट्रंप ने? बिल्कुल, ट्रंप को सब मालूम होगा। ऐसा नहीं होता कि रात को सुबह उठ के डिसीजन ले लिया, पूरा रिसर्च होता है, पूरा फीडबैक होता है, मार्केट कितना टूटेगा, दूसरे लोग क्या ऑप्शन टूटेंगे, चाइना क्या पर रेसिप्रोकल टैक्स लगाएगा, तो चाइना, जापान और जो अभी आ रहा है कि दक्षिण कोरिया मिलकर एक नया मार्केट तैयार कर रहे हैं। तो अमेरिका को पता था कि उसमें चाइना का क्या रुख होगा और बाकी दूसरे देशों का क्या रुख होगा। ट्रंप तो स्पष्ट बोल रहे कि भाई इससे मुझे 45 लाख करोड़ रुपए की आमदनी अमेरिका को होने जा रही है और अब मैं डॉलर के साथ आपको खिलवाड़ नहीं करने दूंगा। उन्होंने बहुत स्पष्ट बोला है कि आप बेचते हो डॉलर में पैसा कमाते हो, डॉलर अपने पास रखते हो। अमेरिका की सबसे बड़ी ताकत उसकी डॉलर है, जो दुनिया पे दादागिरी करता है डॉलर। मुझे लग रहा है कि इससे ट्रंप की कोशिश ये होगी कि डॉलर की मजबूती बनी रहे। लेकिन जो ट्रंप चाहते हैं कि अमेरिका मेक ग्रेट अगेन का जो उनका प्लान है, मुझे लगता है कि वो जानते हैं इस बात को कि मुझे थोड़े समय के लिए अगर अमेरिका को दिक्कत आएगी, अमेरिका तो इससे निकल जाएगा और ये जो झटका है अमेरिका सहन करने की स्थिति में, चाइना सहन कर लेगा। ऐसे बहुत से देश है जो इस स्थिति में नहीं कर है। पाएंगे कि नहीं? नहीं, हमारे संग नहीं कर सकते। इसलिए तो हम 500 करोड़ की ट्रेड डील अमेरिका के साथ करने की स्थिति में बैठे हुए हैं। सितंबर तक फाइनल हो जाएगी ट्रेड डील। हम इस स्थिति में नहीं है। दुनिया की दो बड़ी अर्थव्यवस्था, नंबर 1 पे अमेरिका और दूसरे पे चाइना। और चाइना तो दुनिया का बादशाह है बाजार के मार्केट में। वो तो कह रहा है कि अगर हिंदुस्तान का माल है तो हम खरीदने को तैयार है। ठीक है सर, आगे बढ़ें। उस स्थिति में नहीं है कि अमेरिका से आंखों में आंखें डाल के बात कर सके। एक चीज में उसका रास्ता निकालना पड़ेगा। हम एक चीज आपसे कहना चाहते हैं, देखिए, हम ये कोई इकोनॉमिक अफेयर्स का चैनल नहीं है और ना हम उसके एक्सपर्ट हैं, लेकिन जैसा हर्षवर्धन जी ने कहा, आप अपने सलाहकार से बात कीजिए, जिसका भी आपका जो भी निवेश हो, और कोई नीजर डिसीजन ना ले। इतना ही बस हम कह सकते हैं। अपने किसी जानकार एक्सपर्ट से जरूर बात करें। अमेरिका का जो मागा कैंपेन है वो माँ में बदल जाएगा अगर कुछ दिन और अमेरिका नहीं सुधरा। तो मेक अमेरिका ग्रेट अगेन की बजाय मेक अमेरिका अलोन हो जाएगा। और भारत की जहां तक स्थिति है, हमारा बाजार साइज बहुत बड़ा, हम एक्सपोर्ट कम करते हैं, इसलिए हम उससे कम, ऐसा नहीं प्रभाव नहीं पड़ेगा, फर्क तो पड़ेगा ही, लेकिन थोड़ा कम असर पड़ेगा। उम्मीद कीजिए कि जल्दी इस तहस नहस के दौर से दुनिया और भारत बाहर निकले। अब जरा आपको कुछ पॉलिटिकल खबरें बता देते हैं। राहुल गांधी से शुरू करता हूं मैं। राहुल गांधी आज बिहार में हैं और बेगूसराय में, जहां कन्हैया कुमार उनकी पार्टी के युवा नेता जो हैं वो एक पदयात्रा निकाल रहे हैं, वो मतलब पूरे प्रदेश में निकाल रहे हैं। बेगूसराय में आज वो वहां पर हैं और वहां उन्होंने कदमताल भी की। उनके साथ, कन्हैया कुमार के साथ तस्वीरें दिखा दीजिए। काफी लोग यात्रा में दिखाई दे रहे थे और कांग्रेस पार्टी को कन्हैया कुमार की इस यात्रा से और राहुल गांधी का इसमें शामिल होना ही ये बता रहा है कि बहुत उम्मीदें हैं। दूसरा, एक थोड़ा रिजिड कांग्रेस ने वहां पर अपने ऑर्गेनाइजेशनल सेटअप को किया था जब उन्होंने प्रभारी बदला, प्रदेश अध्यक्ष बदला। अब बहुत से लोग कहते हैं ये केवल आरजेडी के साथ एक बेटर डील नेगोशिएशन के लिए, जैसे हम कह रहे हैं कि हम अमेरिका के साथ एक ट्रेड डील नेगोशिएट कर रहे हैं, ऐसे वो आरजेडी के साथ आने वाले चुनाव में बेहतर स्थिति में रहे सीटों के लिहाज से, चुनाव लड़ने के लिहाज से। तो वो उसके लिए एक दबाव बना रहे हैं कि हम अपने पैरों पर खड़े हो रहे हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे साहब का कल का स्टेटमेंट है, यूपी बिहार में अपनी ताकत इतनी बनाओ कि सहयोगियों के बिना भी, अकेले लड़कर भी चुनाव लड़ सको और जीत सको। तो ये एक तरफ बात
बात है। राहुल गांधी आज वहां गए तो बहुत सारे लोगों ने रिएक्ट किया। बीजेपी की तरफ से केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय हैं, उन्होंने कहा ये जहां जाते हैं बंटाधार अपनी पार्टी का करते हैं और अपने सहयोगी का भी करते हैं। अब देखिए कैसे ये कांग्रेस और आरजेडी की खाट खड़ी करेंगे बिहार में। मृत्युंजय तिवारी आरजेडी से वो ये कह रहे हैं कि पूरा विपक्ष और बीजेपी खास तौर पर एक घबराए हुए हैं राहुल और तेजस्वी की जोड़ी से। सुनिए। नमस्कार, ये मैसेज बिहार के हर युवा के लिए है। 7 तारीख को मैं बेगूसराय आ रहा हूँ। आपकी जो समस्याएं हैं, इश्यूज हैं, बेरोजगारी, महंगाई, पेपर लीक और जो सरकारी नौकरियां एक के बाद एक कम की जा रही हैं, प्राइवेटाइजेशन जिससे आपको फायदा नहीं मिल रहा है, इसके खिलाफ हम यात्रा कर रहे हैं। नाम पलायन यात्रा है। आप सब आइए, व्हाइट टी शर्ट पहन के आइए, तो पूरी दुनिया को बिहार के युवाओं का इमोशन दिखे, बिहार के युवाओं की समस्याएं समझ आए और बिहार की सरकार को प्रेशर आए और हम इस सरकार को बदल पाए। राहुल जी बिहार आए और जहां जाते हैं सबसे पहले अपने गठबंधन और अपनी पार्टी का खटिया खड़ा कर देते हैं। तो यहाँ तेजस्वी यादव का खटिया खड़ा करने के लिए राहुल जी आए। भरम जो फैलाने का काम वो कर रहे हैं, संविधान हाथ में लेकर दिखावटी लोग, बनावटी लोग, देश के गरीबों को लूटने वाले लोग, यही 12 लाख करोड़ की घोटाला करने वाली पार्टी और सरकार जो कांग्रेस की थी, उसके वर्तमान में नेता परिवारवादी जिनकी पहचान है। बिहार में इस वर्ष चुनाव होने हैं। हर पार्टी के नेता अपनी तैयारी में लगे हैं। श्री राहुल गांधी जी भी बिहार तीसरी बार अभी आए हैं और कार्यक्रम में अपने पार्टी के संगठन के कार्यक्रम में भाग लेंगे। इसमें हर्ज क्या है? विरोधियों को पेट में दर्द क्यों हो रहा है? श्री राहुल गांधी जी श्री तेजस्वी यादव जी की जोड़ी से पूरा एनडीए का कुनबा घबराया हुआ है और बीजेपी के लोग कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी बैसाखी पर है। नैतिक बल नहीं है बीजेपी को किसी पार्टी के बारे में कि दूसरे के बैसाखी पर है। दरअसल कांग्रेस की प्रासंगिकता पूरे देश में कमजोर हुई है और बिहार तो शायद सबसे ज़्यादा उलझन और मुश्किलों का प्रदेश कांग्रेस के लिए बन गया है। एक तरफ राजद घास डालने के लिए तैयार नहीं है, दूसरी तरफ कांग्रेस के अंदर का कोहराम। हाल के जो फैसले हैं वो कांग्रेस का स्थानीय नेतृत्व उसको पचा नहीं पा रहा है। जिस तरह से कन्हैया कुमार को पार्टी के अनेक नेता ऐसा मानते हैं कि ज़्यादा तवज्जो दी जा रही है और दूसरी तरफ अखिलेश सिंह के हटाए जाने के बाद जो राजेश कुमार को बनाए जाने के बाद, अल्लाह वीरू के आने के बाद जो परिस्थितियां हैं, राजद और कांग्रेस के बीच का जो संबंध है वो बेहद तनावपूर्ण है। राहुल जी क्या करना चाहते हैं अब तक तो किसी को समझ में नहीं आया। सवाल यही है राहुल गांधी क्या करना चाहते हैं और उन्होंने बिल्कुल सही बात पकड़ी। राजीव रंजन जी जो कह रहे थे कि कन्हैया कुमार को इतनी इंपॉर्टेंस क्यों कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी दे रही है। ये लोकसभा का चुनाव कन्हैया कुमार को बिहार से लड़ाना चाहते थे, लालू यादव इसके लिए तैयार नहीं हुए, तेजस्वी यादव इसके लिए तैयार नहीं हुए क्योंकि तेजस्वी यादव पता नहीं कि उनको खटकते बहुत हैं कन्हैया कुमार, ऐसा लोग बताते हैं। तो फिर इनको दिल्ली से चुनाव लड़ाया राहुल गांधी ने, वो चुनाव बहुत बुरी तरह कन्हैया कुमार हार गए। अब कन्हैया कुमार की पदयात्रा में राहुल गांधी पहुंचे हैं। राहुल गांधी क्या चाह रहे हैं और कन्हैया कुमार से इतनी हो गई। देखिए, आपको प्रदेश में कोई नेता तैयार करना पड़ेगा ना। आपके पास कोई नेता नहीं है बिहार के अंदर। आपने तमाम नेताओं को देखा, आपके पास कोई नहीं है। कन्हैया कुमार युवा नेता है, अच्छा बोलते हैं। राहुल गांधी को लग रहा हो कि बिहार में अगर ये करेंगे, चुनाव लड़ चुके हैं, पहले बेगूसराय में चुनाव लड़े गिरिराज सिंह के खिलाफ, भले चुनाव वो हार गए, लेकिन मुझे लगता है कि कांग्रेस के नेता नेतृत्व देख रहे हैं। और ये तो मैं आपको तेलंगाना में भी रेवंत रेड्डी के बारे में कहा गया था, जब रेवंत रेड्डी को बहुत एक्टिव किया गया तेलंगाना में, तो क्या कि भाई कि कांग्रेस इतना ज्यादा रेवंत रेड्डी पर क्यों निर्भर हो रही है तेलंगाना के अंदर, क्या दूसरे नेता कांग्रेस के पास नहीं है? तो कांग्रेस तो अपना नेता देखेगी। अब कांग्रेस बिहार में आने वाले चुनाव के समय में राष्ट्रीय जनता दल के साथ कैसा गठबंधन करेगी, मुझे लगता है उसके लिए ये सारी एक्सरसाइज कर रही है और राष्ट्रीय जनता दल को बताना चाहती है
कि भाई हमें बहुत हल्के से मत लो, हमारे पास 3 सांसद और 19 विधायक हैं, और आपको अगर ये लगता है कि सिर्फ आपके कारण हमारे सांसद जीतते हैं और आपके कारण हमारे विधायक जीतते हैं और आपके कारण हमको वोट मिलता है, तो हम जमीनी स्तर पर अपने आप को मजबूत कर रहे हो। कृष्णा हल्लावरू जो प्रभारी बनाए गए बिहार के, जमीनी स्तर पर मुझे लगता है बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। आने वाले दिनों में ये लगातार बिहार कांग्रेस का चेहरा कन्हैया बनेंगे क्या? नहीं, चेहरा बने ना बने, लेकिन आज रैली तो कर रहे हैं ना, आज पूरी रैली नहीं कर रहे हैं, लोगों को जोड़ रहे हैं, काम तो कर रहे हैं जमीन स्तर पर, पार्टी के हित में काम कर रहे हैं। पार्टी किसी को भी नेता बनाया बाद में, वो पार्टी के जमीन स्तर पर काम कर रहे हैं। मुझे लग रहा है इसका फायदा होगा। लेकिन जो पलायन की जो निकाय कि भैया रोजगार नहीं मिल रहा है, लोगों का पलायन रोकना है, कांग्रेस से जो वोटर पलायन कर गए उनको लाने के लिए कांग्रेस को ध्यान ज्यादा देना चाहिए कि देखिए, युवा तो ठीक है, पार्टी का वोटर- सबसे बड़ा नेता यूं ही नहीं चला जाता ना किसी कार्यक्रम में। कन्हैया कुमार के कार्यक्रम में राहुल गांधी पैदल मार्च कर रहे हैं। देखिए, कन्हैया कुमार राहुल गांधी का ही प्रोजेक्ट है। अच्छा, राहुल गांधी कांग्रेस में शामिल राहुल गांधी ने कराया, उनको एनएसयूआई का प्रभारी राहुल गांधी ने बनाया, और बिहार से चुनाव लड़ना चाहते थे 2024 में। राहुल गांधी ने पूरा जोर दिया, लेकिन लालू यादव और तेजस्वी यादव का विरोध था, तो दिल्ली में टिकट, मतलब पार्टी के कुछ नेता पार्टी छोड़ गए इसी वजह से। लवली और राजकुमार चौहान वगैरह, जो 2-3 टिकट राहुल गांधी ने अपनी मर्जी से दिए, उदित राज को, टुकड़े टुकड़े गैंग वाली तोहमत भी लेते हैं कन्हैया इसके साथ। वो तोहमत भी ले ली। तो कन्हैया कुमार को उन्होंने अब सही जगह भेजा है बिहार में। 2024 में उनको बिहार से ही चुनाव लड़ना चाहिए था, भले ही लालू यादव और आरजेडी विरोध करते, लेकिन उसमें परिस्थितियां दूसरी रही होंगी। क्योंकि कांग्रेस के जो नेता बिहार में हैं वो कौन है? प्रेमचंद मिश्रा हैं, मदन मोहन झा हैं, अखिलेश सिंह जो अध्यक्ष रहे, उनके बारे में माना जाता है कि उनकी और लालू जी की बहुत अच्छी दोस्ती है, तो वो कांग्रेस से ज्यादा आरजेडी की चिंता करते हैं। कांग्रेस नेताओं का आरोप वही शायद सबसे बड़े नेता के तौर पर उन्हीं को माने जाते देखते हैं। लेकिन उनके बारे में कांग्रेस के पटना के बिहार के नेताओं का यही कहना है कि अखिलेश जी तो मतलब जब निगोशिएशन वगैरह कुछ होता है तो कांग्रेस से ज्यादा आरजेडी कॉम्प्रोमाइज लगते थे, इसलिए हटाया गया उनको। हाँ, आरजेडी की बात करते हैं। कांग्रेस के बिहार के किसी नेता से आप बात कर लीजिए, उनका आरोप। अच्छा, बाकी नेता कौन कांग्रेस का वहां पर है? तो मीरा कुमार जी हैं, उनकी उम्र हो गई है, वो कोई बहुत ज़्यादा इस तरह से मेहनत कर नहीं सकती। ऐसे में कन्हैया कुमार जो छात्र नेता हैं, रहे हैं, छात्र संघ के अध्यक्ष रहे हैं, फायरी स्पीकर हैं, अच्छा बोलते हैं, देशी भाषा में बात कर लेते हैं, और युवा हैं, उनको आगे। और सबसे बड़ी बात है कि सवर्ण है, अपर कास्ट है, इस एक्सरसाइज भूमिहार हैं। अच्छा तो चूंकि कांग्रेस का जो भी पहले लीडरशिप रही है कांग्रेस की, वो अब सवर्णों में ही रही है। बाद में बीजेपी ने उसको ग्रैब किया, उस लीडरशिप को बीजेपी ने उस वोट बैंक को लिया। तो कांग्रेस इस कोशिश में है कि कन्हैया कुमार को आगे करके वो युवाओं में और सवर्णों में एक सेंधमारी कर सके और अपने को थोड़ा सा एक अपना टाइम का वोट ला कम्युनिस्ट सवर्ण भी हो सकता है आइडेंटिटी सके। में। देखो, भारत में जाति की राजनीति होती। चतुरानंद मिश्रा सबसे बड़े कम्युनिस्ट लीडर थे, लेकिन वो मिश्रा जी भी थे। तो हम भारत में जाति जो है वो सबसे बड़ा यथार्थ है। बड़े बड़े समाजवादी हमने इस देखे, एक्सरसाइज का बड़े-बड़े कुछ- कम्युनिस्ट देख लिए, वो जाति से ऊपर उठ नहीं इस पाए। एक्सरसाइज का क्या फीडबैक है सर? कुछ है ग्राउंड पर इसका बस? फीडबैक ये है, कांग्रेस का जो बचा खुचा वर्कर जो भी है वहां पर, वो एनर्जाइज हुआ है। अब वोट कितना जोड़ेगा, देखो ये तो कहना मुश्किल है, लेकिन निश्चित रूप से इस तरह के एक्सरसाइज की बहुत दिनों से इनका इंतजार था। इसका फायदा इन चीजों का मिलता तो है। भारत जोड़ो यात्रा का फायदा कर्नाटक में मिला, तेलंगाना में मिला, लोकसभा चुनाव में मिला। तो अगर ये एक्सरसाइज कंटिन्यू रही और इसको चुनाव तक खींच ले गए, तो निश्चित रूप से कांग्रेस का एक आधार, एक स्वीकार्यता बढ़ेगी। और एक चीज और है, जो दलित अध्यक्ष बनाया उन्होंने, जो राजेश कुमार को बनाया है ना दलित अध्यक्ष, वो भी रविदासी समाज के हैं, जिससे जगजीवन राम जी आते थे। तो कांग्रेस के वोट क्या था? सवर्ण, दलित और मुस्लिम, और मुसलमान। मुस्लिम। ठीक है। तो कांग्रेस इसी कोशिश में है कि कम से कम सवर्णों को, देखिए सवर्णों का ज्यादा वोट तो कांग्रेस को मिलेगा कि नहीं मिलेगा, आरजेडी के साथ जाएंगे, ज्यादा वोट तो बीजेपी के साथ रहेगा, एनडीए के साथ रहेगा। लेकिन फिर भी अगर कुछ उसमें सेंधमारी कर सकते हैं। और दूसरा, मुस्लिम और दलित, उनको भी कांग्रेस अपने साथ लेने की पूरी कोशिश कर रही है। दलित प्रदेश अध्यक्ष उन्होंने बता दिया, सवर्ण चेहरा बना दिया और मुस्लिम कन्हैया कुमार का। मुस्लिम विधायक दल के नेता है, वो विधायक दल के नेता हैं। और मैं आपको कल मैंने एक स्टेटमेंट सुनाया था, फिर सुनाऊंगा कि कांग्रेस अब कैसे खुला ऐलान कर रही है, आह्वान कर रही और है। ये प्रयास कांग्रेस का अपने पैरों पर खड़ा होने का है, मुसलमान जो हर्षवर्धन जी की बड़ी छोड़ें इच्छा और रही है। कांग्रेस पार्टी के साथ जुड़े। राहुल गांधी आज बिहार पहुंचे हुए हैं और अपनी पार्टी के नेता कन्हैया कुमार की पदयात्रा में वो भी शामिल हुए और उन्होंने आह्वान किया था, सफेद टी शर्ट पहन करके जुड़िए, आइए हमारे साथ पदयात्रा में चलिए। अब देखते हैं कितने लोग सफेद टी शर्ट में थे। राहुल जी के अलावा मुझे तो नहीं दिखाई दे रहा कोई। पुराना शॉर्ट्स भी हो सकता है। आज वाली तस्वीरें चलाई ना, आज वाली तस्वीरों में बहुत लोग हाँ, तो उसमें देखेंगे सफेद टी शर्ट पहनकर कितने लोग आए हैं। ये तो सफेद रंग तो ऊपर से ही दिख जाता है, इसमें तो है कांग्रेस टी शर्ट दिख रहे हैं सर सफेद वाले। चलिए ठीक है, तो इसकी हम लोग बात करेंगे। मैं थोड़ा सा आपको दूसरे पक्ष के बारे में भी बता दूं। बिहार, क्योंकि अब इस साल एक ही चुनाव होना है, वो बिहार में हो रहा है। अभी अमित शाह गए थे बिहार, जहां उन्होंने भी युवाओं से आह्वान किया था, मेरे जिगर के टुकड़ों जैसे प्यारे बिहार के नौजवानों, उन्होंने आह्वान किया था। तो
वो वहां जाकर जो उन्होंने कुछ बातें कही थी, कुछ और उसकी रिपोर्टिंग हुई है, तो वहां क्या क्या उन्होंने संदेश दिया। तो पहला उन्होंने, क्योंकि गठबंधनों की लड़ाई है वहां पर, एनडीए और दूसरा महागठबंधन, उन्होंने अपनी पार्टी वर्कर्स से ये कहा 243 सीटें हैं बिहार की, हर सीट पर यह समझ के लड़ो कि भारतीय जनता पार्टी लड़ रही है। कोई भेद मत करना कि ये यहाँ बीजेपी का उम्मीदवार है कि जेडीयू का उम्मीदवार है कि हम का उम्मीदवार है कि एलजेपी का उम्मीदवार है, हर सीट बीजेपी की सीट है, ये मान के लड़ना। ऐसा पिछले चुनाव में नहीं था। पिछले चुनाव में चिराग पासवान घर में ही छेद कर रहे थे, मतलब नीतीश कुमार की वोट काट रहे थे वो। हालांकि ऑफिशियली वो नहीं थे गठबंधन के अंदर, लेकिन उनको यही काम सौंपा गया था। इस बार बताते हैं अमित शाह जी ने जाकर ये स्पष्ट रूप से कहा कि कोई डिवीजन नहीं होना चाहिए और कोई भेद मत करना अपने और दूसरे वर्कर के अंदर, सारी सीटें जीतनी है, अच्छे से अच्छी जीतनी है। 225 सीटें जीतने का लक्ष्य एनडीए ने वहां पर रखा हुआ है। दूसरा, उन्होंने एक कुछ डेटा दिया और उन्होंने कहा इस पर काम करो, जीत तुम्हारी हो जाएगी। क्या डेटा था वो? ऐसे बूथ जो भारतीय जनता पार्टी कभी नहीं जीती या कई दशकों में नहीं जीती, उन्होंने कहा हमने ये इस पर काम करना शुरू किया मध्य प्रदेश के चुनाव में, सबसे पहले लोकसभा इलेक्शन से पहले। और मध्य प्रदेश में हमने ऐसे 13% बूथ जीत लिए जो हमने कभी नहीं जीते थे। इसको स्ट्रैटेजी को आगे बढ़ाया महाराष्ट्र में पिछले साल, और फिर यह संख्या बढ़कर 21% बूथ की हो गई। जहां कभी बीजेपी का झंडा नहीं चला, वो 21% बूथ भारतीय जनता पार्टी ने जीते। और एमपी और महाराष्ट्र दोनों ही राज्यों में आपने देखा कि बिल्कुल अप्रत्याशित जीत, वन साइड लैंडस्लाइड विक्ट्री मिली है भारतीय जनता पार्टी को। तो ये उन्होंने एक फॉर्मूला दिया है। और तीसरी बात, अभी हम लोगों ने बहुत चर्चा की कि जेडीयू पर और एनडीए के साथियों पर ये मुस्लिम बॉडीज का दबाव क्यों नहीं काम किया, वक्फ बिल पर उन्होंने समर्थन कर दिया बिल का। ये बाय एंड लार्ज ये मैसेज है कि मुस्लिम वोट की चिंता मत करो, ना हमको बहुत पहले मिलता था और ना इससे बहुत घट जाएगा। कहाँ अब जो एका होनी चाहिए, हमारा मैसेज जो है यूनिफाइड मैसेज होना चाहिए, मतलब हम अलग अलग सुरों में बात ना करें। इससे हमारा जो कोर वोट है वो इंटैक्ट रहेगा और वो एग्रेसिवली आकर के वोट करेगा, और हो सकता है इससे कुछ पोलराइजेशन हो तो हमें उसका फायदा ही होगा, नुकसान नहीं होगा, भले ही हमारा कुछ मुस्लिम वोट चला भी जाए। अब मैं आपको सुनाता हूं गिरिराज सिंह की बात, जिन्होंने राहुल गांधी पर कमेंट किया है। और उसके साथ साथ कल एक मैंने आपको बयान सुनाया था यूपी में सांसद इमरान मसूद का, जो ये कह रहे थे कि मुसलमानों ये छोटी छोटी कश्तियां छोड़ो, बड़ी नाव पर सवार हो जाओ, समंदर में बहुत तूफान है। मैसेज साफ था, क्षेत्रीय दलों को छोड़ो, बड़ी पार्टी कांग्रेस के साथ जुड़ जाओ। वो फॉर्मूला क्या बिहार में भी अपनाएंगे? और अगर अपनाएंगे तो लालू यादव और तेजस्वी यादव क्या कहेंगे इस पर? सुनिए। पहले अपना पलायन तो बचा लें कि कभी यूपी से केरल से यूपी बिहार में उनके आने से कोई असर नहीं पड़ने वाला है। बिहार में वो आवे, घूमे, भरम फैलावे। नीतीश कुमार और मोदी की सरकार है। 2005 के पहले का बिहार, 2005 के बाद के बिहार में देखें। उनके पिताजी 85 में कह के गए थे कि पेट्रोकेमिकल्स बनाएंगे, 2 बार एमपी बने, कभी नहीं बनाए। आए, घूमे, जाए, नौटंकी करें, भरम फैलाएं। उनको भगवा रंग से नफरत है, इसीलिए वो सफेद रंग चुने हैं। मूस मोटैया लोड हुई है उनके आने से। कोई समंदर में तूफान जबरदस्त है, लहरों के थपेड़े जबरदस्त हैं। ये छोटी किश्तियां टिक नहीं पाएंगी, जहाज पर सवार हो जाएगी। अब जहाज पर सवार होने का वक्त आ गया, अगर लड़ना है और नहीं मानोगे तो डूबने के लिए तैयार रहो। पार्लियामेंट के अंदर अगर ईमानदारी के साथ देखने का काम कर लो तो तुम्हें तस्वीर साफ नजर आ जाएगी, मुझे बताने की जरूरत नहीं। तस्वीर साफ नजर आएगी कि कौन पार्लियामेंट के अंदर संजीदगी के साथ तुम्हारी लड़ाई की और तुम्हारी बात कर रहा था और कौन हंसी छिटौले कर रहा था। ये इमरान मसूद वाली बात क्लियर कर दूं, नेता बहुत कुछ जबान से कहता है, बाकी इशारों में कह देता है। अब उन्होंने कहा ना कि असेंबली संसद की तस्वीर देख लो, पता चल जाएगा कौन कितना तुम्हारे साथ खड़ा था। वो अखिलेश यादव की बात कर रहे थे। अखिलेश यादव और अमित शाह जी के बीच जब थोड़ा सा वार्तालाप हुआ था संसद में कि अध्यक्ष नहीं चुन पा रही है बीजेपी, तो उन्होंने कहा मैं बता देता हूं 25 साल तक आप ही अखिलेश जी अध्यक्ष रहेंगे, क्योंकि आप परिवारवादी पार्टी हैं, हम तो बहुत बड़ी पार्टी हैं, इलेक्शन कराना पड़ता है। तो उसके बाद अखिलेश यादव जी ने हंसते हुए यूं हाथ जोड़े थे अमित शाह जी के सामने। वो एक जेस्चर था वैसे ही बातचीत में, लेकिन वो पकड़ लिया इन्होंने। नहीं, लेकिन इमरान मसूद साहब किश्ती पे जा चुके हैं वैसे।
वो कांग्रेस छोड़ करके समाजवादी पार्टी में गए थे। हाँ, जहाज छोड़कर जहाज छोड़ के किश्ती में अरे गए वो थे। किश्ती से किश्ती में ट्रांसफर हुए थे, हाँ। तरफ जहाज में आए। और फिर अब सवाल ये है कि जहाज कांग्रेस पार्टी है, इमरान मसूद का फॉर्मूला क्या बिहार में भी अपनाएगी कांग्रेस पार्टी और कहेगी कि सारे मुसलमान हमको वोट करो, ये छोटी छोटी किश्ती मतलब आरजेडी वगैरह के साथ जाने की जरूरत नहीं है? और किश्ती के कैप्टन कौन है? राहुल गांधी। क्यों त्रिपाठी जी? सॉरी, जहाज के कैप्टन। हाँ, अब देखिए, हमने तो यही सुना था कि जब तूफान आता है तो जब ज़्यादा बड़ा तूफान आ जाए तो छोटी छोटी किश्तियों में तैर के जल्दी जल्दी लोग निकल जाते हैं, क्योंकि उस वक्त तो मुश्किल होती है ना। एक जहाज फंसेगा तो पूरा डूब जाएगा, छोटा सा भी छेद बड़े जहाज को डुबा देता है। लेकिन अगर किश्ती है तो आप बड़े जहाजों में छोटी किश्तियां होती हैं, वो आपात है तो किश्तियों में बैठाते हैं। किश्तियों में होता है, आपातकाल के लिए होता है कि उससे लग के आप किसी तरफ, जहां जिस तरफ मान लीजिए कि बड़ा जहाज है तो उसको मोड़ भी नहीं पाएंगे, तो समुद्र में तो एक तरफ से तूफान आता है तो छोटी किश्ती में आप जल्दी उस तूफान से बाहर निकल सकते हैं। खैर, इसको छोड़ भी दें, क्या कांग्रेस पार्टी को यह समझ नहीं आ रहा है कि आप मन मन में हंसते रहेंगे, लोगों को पता नहीं चलेगा कि आप हंस रहे हैं। आप लगातार मुसलमानों को कह रहे हैं कि भाई हमारे अलावा किसी और की तरफ मत जाओ। किसकी तरफ इशारा है? कोई आप भाजपा से तो यहां लड़ नहीं रहे, भाजपा से तो जितना लड़ना था आप लड़ चुके, आप दिखा चुके। अब आप लड़ रहे हैं क्षेत्रीय पार्टियों से, तो क्या अखिलेश यादव को यह बात नहीं समझ में आ रही? क्या तेजस्वी यादव, लालू प्रसाद यादव को यह बात नहीं समझ में आएगी? क्या जो देश की दूसरी पार्टियां उनको यह बात नहीं समझ? ममता जी तो पहले इनको खारिज कर चुकी हैं। मुझे लगता है ये साहस का काम है जो कांग्रेस कर रही है, और अच्छा है। मैं बार बार कहता हूं किसी भी पार्टी को अपनी ताकत बढ़ानी चाहिए, लेकिन क्या इसकी वजह से जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं वो कांग्रेस को दूसरी तरह से देखने लगेंगी? नंबर एक। फिर जो चुनाव के समय गठजोड़ में जो कह रहे हैं कि हमारा बार्गेनिंग वाला पक्ष मजबूत हो जाएगा, क्या वो मजबूत हो पाएगा? और पहला तो चूंकि बिहार का ही चुनाव है, क्योंकि बाकी राज्यों में बंगाल हो, तमिलनाडु हो, वहां तो कांग्रेस की बहुत स्थिति नहीं है। तो प्रयास अच्छा है, लेकिन ऐसे बैठकों में कहना कि आप कश्ती छोड़कर जहाज में आ जाइए, वो संदेश जो दे रहा है, या तो आप खुल के आ जाइए कि राहुल गांधी देश भर में ऐसी सभाएं करें, इस तरह से बात करें। और एक बात मैं और कहूंगा, देखिए, ये बहुत भीड़ तो दिख नहीं रही है जिस तरह का युवाओं का इतने दिनों से चल रहा है। बड़ी भीड़ होनी चाहिए, 25-30 गाड़ी जुटाना आजकल तो, और बिहार में तो स्कॉर्पियो, यूपी बिहार में तो लाइन लगी रहती है। आपने कह दिया 20 नेता लेके आ गए। सवाल यह है कि जनता कितनी आ रही है। और व्हाइट टी शर्ट का आप पूछ रहे थे, तो मैं बता दूं, व्हाइट टी शर्ट आपको भी चाहिए तो कल मिल जाएगी। कांग्रेस फ्री में बांट रही है। जब से राहुल गांधी ने व्हाइट टी शर्ट पहनना शुरू किया, ये कैंपेन है, मतलब ये अच्छा मार्केटिंग कैंपेन है। लेकिन ये तथ्य बता रहा हूं मैं कि आप अगर चाहते हैं तो आप भी उनके यहां जाके सिस्टम से जाके बता दीजिए, आपके घर पे व्हाइट टी शर्ट पहुंच जाएगी। जब राहुल गांधी पहुंचे तो उसको पहन लीजिए। अब आप लोग पूछ रहे हैं कि कन्हैया को क्यों आगे बढ़ा रहे हैं? एक बात तो ठीक है, कन्हैया बोलता है, बढ़िया बोलता है, छात्र संघ से निकला हुआ नेता है, लेकिन जब छात्र संघ से निकला था कन्हैया, तब भी लाल कटोरी नीली कटोरी किसी को समझ में नहीं आया था। वो भाषण अगर किसी को याद हो, बताते रहा लाल कटोरी नीली कटोरी, पुलिस वाला मिला, फिर ये बताया। और अभी भी जो कन्हैया ने भाषण किया, अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, क्या कहा था? बिहार क्यों मोदी जी आ रहे हैं? यहां पानी बहुत है, सारा पानी हाईवे से लेके चले जाएंगे। तो राहुल जी और कन्हैया जी की समझदारी का स्तर भी एक है। तो यह भी एक बड़ी वजह है कि वो आगे बढ़ा रहे हैं, क्योंकि यह संभव नहीं हो सकता ना कि कोई नेता जो बिहार में रह के उस तरह से राजनीति न कर रहा हो। ठीक है, आपको कोई चेहरा पकड़ना पड़ता है, इस बात से मैं सहमत हूं कि अगर कोई वहां बचा नहीं तो आपको कन्हैया को बढ़ाना पड़ेगा। लेकिन क्या कन्हैया कुमार ने कभी बिहार में जम के राजनीति की? जब उनको टिकट मिला था तब भी, उसके बाद क्या वहां जम के राजनीति आप दिल्ली की करेंगे और चाहेंगे बिहार में स्थापित होना? ये कैसे हो पाए? अरे, जेडीयू के एक और बड़े नेता हैं संजय झा, उनका भी स्टेटमेंट हमारे पास है, तो बताइएगा, हम सुना भी दें व्यूअर्स को। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी वक्फ पर क्यों नहीं बोले, मुसलमानों की बात करते हैं, तो ये बात हम लोगों ने इसकी चर्चा की थी। फिर उन्होंने कहा ये जो पदयात्रा है पलायन रोकने के नाम पर हो रही है, तो पलायन तो तब हुआ था जब यहाँ पर कांग्रेस और राजद की सरकार थी, पहले कांग्रेस और फिर आरजेडी की सरकार यहाँ पर थी। और फिर उन्होंने यही कहा कि बिहार में दंगे, सबसे बड़ा दंगा कब हुआ था? वो भी तब हुआ था जब बिहार में कांग्रेस पार्टी की सरकार थी। तो ये बयान आता है तो मैं आपको सुनवाता हूँ सर, लेकिन कांग्रेस की कुछ शेयर मार्केट तो डाउन जा रही है, इनका स्टॉक उठेगा? सवाल ये है कि जब वो कुछ नहीं करते तो आप कहते कुछ नहीं कर रहे हैं। आप मतलब कि जो लोग बात कर रहे होते हैं कि भाई कांग्रेस कुछ नहीं कर रही, सड़क पर नहीं है, जमीन नहीं, ये पर्सनल कोई बात नहीं है। मैं कह रहा हूँ जनरल एक बातचीत होती है कि कांग्रेस कुछ नहीं कर रही। अब राहुल गांधी पदयात्रा पर निकल गए हैं, सड़कों पर है, बेगूसराय में है, और बेगूसराय इसलिए भी इम्पोर्टेंट है कि कन्हैया कुमार की जगह है। कन्हैया कुमार की जगह से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि लालू यादव ने पिछली बार उनको धमका दिया था कांग्रेस को कि बेगूसराय से गिरिराज सिंह की भी जगह है। हाँ, गिरिराज सिंह तो है, मैं आरजेडी और उस हिसाब से कह रहा हूँ। गिरिराज सिंह का तो है ही कॉन्स्टिट्यूंसी है, लेकिन लालू यादव की वजह से उनको टिकट नहीं दिया गया बेगूसराय में कन्हैया कुमार को पिछली बार।
तो अब इस बार वो वहाँ लड़ रहे हैं और वहाँ पदयात्रा पर जा रहे हैं और राहुल गांधी उनके साथ है, तो जाहिर तौर पर इससे नुकसान तो नहीं होने वाला कांग्रेस का। कितना फायदा होगा ये तो आगे पता चलेगा, कितना फायदा होगा। वोट बटेगा भी किसी का भी, मान लो मुसलमानों का भी रहेगा तो गठबंधन में रहेगा। और कोई वोट नहीं बढ़ता, पहले संगठन को तो मजबूत करें। हर दिन हम बात करते हैं कांग्रेस है ही नहीं तो कौन पूछेगा। आज कांग्रेस मजबूत होगी तो हो सकता है लालू यादव, और लालू यादव का भी क्या नुकसान हो रहा है उसमें, वही जो आप कह रहे हैं गठबंधन में तो दोनों लोग रहेंगे। तो कांग्रेस अगर मजबूत हो जाती है, ऐसा नहीं है कि इस यात्रा से ये बस सब कुछ हो जाएगा, तो बड़ी मजबूत होती है तो उनके लिए फ़ायदेमंद होगा। गठबंधन में कैसे सीट्स को ले सकते हैं, सही सीट ले सकते हैं, नहीं ले सकते हैं, ये सारी ताकत है। और अभी चुनाव दूर है तो ये एक्सरसाइज का सही समय है जब कांग्रेस अपने संगठन पर ध्यान दे और राहुल गांधी खुद सड़क पर आ गए। ये जो सर बहुत सारे कई मुस्लिम बॉडीज ने सवाल उठाया, केरल की भी हैं और जगह की भी हैं कि भाई अब कांग्रेस वक्फ पर कांग्रेस ने हमारा साथ नहीं दिया, राहुल गांधी ने स्पेशली हमारा साथ नहीं दिया। ये क्या आपको लग रहा है मैसेज ट्रैवल कर रहा है? इसको एनडीए बीजेपी वाले भी थोड़ा उछाल रहे हैं। मैसेज बीजेपी उछाल रही है, लेकिन यदि पार्लियामेंट में देखें तो ये बात ठीक है कि तीनों लोग, हमने भी चर्चा की कि गांधी परिवार के तीनों सदस्य वक्फ बिल पर नहीं बोले। प्रियंका जी भी नहीं बोली, प्रियंका जी तो खैर थी नहीं, सोनिया जी भी राज्यसभा में नहीं बोली, और राहुल जी जो विपक्ष के नेता भी हैं उन्होंने भी उस पर बात नहीं की। लेकिन वक्फ बिल पर विरोध तो किया ही है। वोटिंग के हिसाब से देखें राजनीतिक तौर पर तो पूरी की पूरी कांग्रेस उसके खिलाफ खड़ी हुई है। तो ये कहना कि वो नहीं है, लेकिन वो सामने आकर खड़े होते तो मुसलमानों को लगता है कि उनकी लड़ाई के वक्त वो खड़े हैं। संजय झा के बयान की बात कर रहा था, वो आ गया, सुना दीजिए। जेडीयू के नेता, पार्लियामेंट अब चुनाव आ गया है तो सब लोग आपको दिखाई पड़ेंगे। बिहार के लिए कोई योगदान है उनका? पार्लियामेंट में ही अभी आप लोग भी जानते हैं इतना इम्पोर्टेंट वक्फ बिल था तो कहाँ बोले लीडर ऑपोजिशन है? बोलना चाहिए था ना अगर लगा कि ये है। इसलिए उनके आने का क्या प्रभाव पड़ेगा वो तो आप जानते ही हैं। हमको नहीं लगता है कोई इसका इम्पैक्ट है, लेकिन बिहार में आया है तो बिहार तो वैसे ही ठीक है। बताइए पलायन कब हुआ? जब यहाँ सरकार थी आरजेडी और कांग्रेस की, सारे यहाँ से डॉक्टर चले गए, सारे यहाँ से जो इंडस्ट्री के लोग थे चले गए, बड़ी संख्या में स्टूडेंट यहाँ से चले गए। तो बताएंगे ना पलायन कब हुआ? आ रहे हैं, उनसे पूछिए ना राहुल गांधी जी से कि सबसे बड़ा दंगा कब हुआ बिहार में? कांग्रेस की सरकार थी, भागलपुर दंगा हुआ। झा जी भी कमाल करते हैं। 20 साल से चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार है। 20 साल, एक नस्ल बड़ी हो गई पूरे देश की, बिहार की पीढ़ी हो जाती है सर 20 साल में। और उसके बाद एक अच्छी बात है कि संजय झा की और जो जेडीयू के नेता हैं, बीजेपी के नेता हैं, उनकी याददाश्त बड़ी अच्छी है। अभी वो पिछले 20 साल पहले ही चल रहे हैं बिहार में। इन 20 साल में क्या हुआ वो याद नहीं। आप लोग गलत जोड़ रहे हैं। 40 साल पहले चल रहे हैं, 35 साल पहले, 89 से, क्योंकि 35 साल पहले थी कांग्रेस की सरकार। कांग्रेस नहीं, ये तेजस्वी साल ना बोल रहे हैं। 20 साल और पहले तक सचमुच बड़ा विचित्र है कि अगर वो कह रहे हैं कब भागे, कब हुआ, रैली में ये सब ठीक लगता है, लेकिन जब आपसे इस तरह का सवाल पूछा जा रहा है तो साफ साफ बात कीजिए ना। 20 साल से आपकी सरकार है, नीतीश कुमार ही सरकार चला नहीं, लेकिन अब वही बात हुई है ना कि नीतीश कुमार बिहार में बिरयानी का चावल और समोसे का आलू है, इसके बिना कुछ नहीं हो सकता। अब आलू निकाल देंगे समोसा रहेगा, चावल के बगैर बिरयानी बनेगी। जो कभी लालू जी कहा करते थे अब वो हाँ, लेकिन वो परिस्थिति क्या अभी भी है? सवाल ये है, हमने इस पर बहुत बात की है कि उनकी हेल्थ को लेकर के इश्यूज हैं, उनके बयान जो है कई बार जो है बहुत मुसीबत में डाल देते हैं उनकी और पार्टी को और बीजेपी को। लेकिन बीजेपी ने तय कर लिया है कि चेहरा तो नीतीश ही है, इसकी ऑफिशियल अनाउंसमेंट भी हो चुकी है। अब मैंने जो बताया आपको, वो हारे हुए बूथ पर बीजेपी ने कहा है काम करो और कोई अंतर मत करो अपने और दूसरे के उम्मीदवार में। देखिए अमित शाह ने 2-3 बातें बहुत अच्छी बैठक में बोली थी। उन्होंने कहा था कि 2025 का चुनाव है, 2025 में 225 सीटें हमें बिहार में जीतना है इस बार, और 5 पांडव की तरह हमें मिलकर चुनाव लड़ना है इस विधानसभा चुनाव को, और 225 सीटों के साथ सरकार बनाना है। बूथ मैनेजमेंट का उन्होंने टिप्स दिए। अमित शाह संगठन के माहिर आदमी है, लेकिन अब बूथ मैनेजमेंट पे तो प्रधानमंत्री मोदी ने भी लोकसभा चुनाव के समय कहा था कि 400 सीटें कैसे जीतना है। मैं आपको गणित बताता हूं, हर बूथ पे आप 370 सीटें बढ़वा दीजिए, 370 वोट बढ़वा दीजिए, आप 400 सीटें जीत जाएंगे। और उसके बाद एक और घटना घटी, जब झारखंड का चुनाव हुआ था तो हेमंत विश्व शर्मा जो सब प्रभारी बने थे, तो उन्होंने बूथ मैनेजमेंट की बैठक ली और उन्होंने बताया कि आसाम हमने कैसे फतह किया, और आसाम का समीकरण उन्होंने झारखंड में लागू करने के लिए बोला बूथ मैनेजमेंट में। उसके बाद शिवराज सिंह 2 दिन बाद गए, शिवराज सिंह चौहान जो प्रभारी थे, तो वहाँ के प्रदेश अध्यक्ष और बूथ वालों ने बताया कि हेमंता जी ने हमें इस तरीके से समीकरण बताया है। शिवराज जी ने समीकरण समझा। शिवराज जी बोलते भाई 18 साल में तो मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री रहा हूँ, ये समीकरण तो मुझे कभी काम में नहीं आया। अब हेमंता जी को जरूर कोई एक्स्ट्रा, किसने बोला ये? शिवराज सिंह चौहान ने बोला,
बोला हेमंता जी के पास ज्यादा ज्ञान होगा बूथ मैनेजमेंट का, आप उनके हिसाब से चुनाव लड़िए, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं, कोर्ट तो किया जा रहा है एमपी का इलेक्शन ही, कि एमपी में ये स्ट्रेटेजी काम की? नहीं, एमपी में की है, झारखंड में नहीं की। झारखंड का बता नहीं, कहा ना शिवराज जी ने कहा कि मुझे तो कभी शिवराज ने मना फायदा करा नहीं ना, मिला इसका। शिवराज जी इंचार्ज थे झारखंड के, और हेमंता जी ने जब हेमंता ने बताया कि इस तरीके से हमने आसाम में काम किया, तो शिवराज जी बोले कि भाई 18 साल तो ऐसा मैंने किया नहीं, अगर उनको लगता है तो आप इंप्लीमेंट करो। उन्होंने इंप्लीमेंट किया तो परिणाम सबके सामने है। तो मुझे लगता है कि भाई सिर्फ बूथ मैनेजमेंट से नहीं होगा कि आप बूथ मैनेजमेंट करो, पार्टी को आप नीतीश कुमार को भी देखना पड़ेगा कि नीतीश कुमार की स्थिति कैसी है। उनसे कहा गया है कि नीतीश कुमार के स्वास्थ्य को लेकर कोई बयान नहीं देगा, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने रहेंगे। कोई बयान ना दे, वो खुद ही कुछ कह देंगे। लेकिन बीजेपी ने तो नीतीश कुमार जी के लिए काम कर दिया ना, वक्त बिल पास करके। कांग्रेस पार्टी खुलकर मुस्लिम वोट के लिए कदम बढ़ा रही है और अपील कर रही है, काम कर रही है। और जो मैंने आपको स्टेटमेंट सुनाया इमरान मसूद का, वो तो यूपी से ही आते हैं, यूपी में उन्होंने बयान दिया था। अब मैं यूपी की ही उनके साथी की बात कर लेता हूं, जिसको ज्यादा मुसलमान वोट जाता है और जो चाहती है वापस लेना कांग्रेस पार्टी, समाजवादी पार्टी। कांग्रेस समाजवादी पार्टी का कोई बड़ा नेता, अखिलेश जी समेत, राम मंदिर दर्शन करने के लिए नहीं गए। पिछले साल जनवरी में मंदिर के दर्शन सबके लिए उपलब्ध हो गए थे, लेकिन कोई नहीं गया। अवधेश प्रसाद जी जो वहां से सांसद चुन करके आए और अयोध्या हार गई भारतीय जनता पार्टी, ये हम पिछले आज तक सुन रहे हैं। अब लगभग 1 साल होने को आ गया है लोकसभा के इलेक्शन में, आज तक बीजेपी को लोग ताना देते हैं कि तुम अयोध्या ही नहीं बचा पाए। वो अवधेश प्रसाद जी बाईपोल में अपने बेटे का चुनाव हार गए, उनका बेटा वहां से विधानसभा का चुनाव हार गया, तो उन्हें राम जी की याद आ गई। वो गए राम जी के दर्शन करने के लिए और बाहर निकल करके कहा, हमारे तो रोम रोम में राम है। सुनिए। हम लोगों ने दर्शन किया और प्रभु श्री राम से निवेदन किया कि सभी देवतुल्य मतदाताओं को सुख समृद्धि रखें, प्रभु श्री राम के बताए हुए रास्ते पर चलकर देश का उद्धार कर सके, यही प्रार्थना मैंने किया। आपको पता नहीं है, राम तो हमारे रोम रोम में, हमारे बाबा का नाम राम नेवल, हमारे पिताजी का नाम रामोद, हमारे पिताजी का दुखी राम, हमारे भाई का नाम राम अवध, हमारे मामा का नाम परशुराम। तो राम तो हमारे रोम रोम में है और हम बहुत ही भाग्यशाली हैं। हमारा जन्म यही हुआ है और हम यहीं पढ़ते थे साकेत में, और उस समय तीसरे चौथे पांचवें सीता रसोइया क्या क्या दर्शन करते थे, और मैं राम का दर्शन हमेशा करता था। नेताजी को प्रभु श्री राम जब बुलाएंगे तुरंत आएंगे, जल्दी आएंगे। इतनी श्रद्धा इतने परिवार में उन्होंने बता दिया सभी राम है, उनके नाम का मतलब, अवधेश का मतलब भी अयोध्या का राजा है, रोम रोम में राम है। चालीसा भी पढ़ी थी इन्होंने। नहीं, देखिए रोए भी थे राम जी उसमें तो कहीं कोई संदेह नहीं कि इस देश के हर व्यक्ति की जो मूल संस्कृति है वो राम की ही संस्कृति है। इसमें कोई याद आए, लेकिन अब राम जी, अवधेश जी की भी राम की ही संस्कृति है। लेकिन दुर्भाग्य देखिए इस देश का, और नेताओं का चरित्र और चेहरा भी पहचानिए। यही अवधेश प्रसाद थे, लोकसभा का चुनाव जीते। एक इनकी पार्टी के कोई शुक्ला जी आए थे, कोई पदाधिकारी थे, वो राम नाम का पटका लेकर आए, और जैसा होता है कि अपने नेता को आदमी पहनाता है कुछ न कुछ, वो पटका उन्होंने पहना दिया। उस वक्त कोई टीवी वाला भी था, उसने माइक लगा दिया, उसने कहा कि अरे ये तो आप ऐसे कह रहे थे, देखिए आप तो दर्शन करने भी नहीं गए, राम का पटका है। तो कहे अरे वो शुक्ला जी हमारी पार्टी के आए थे, पहना दिया, हम थोड़ी ना कुछ, अब पहनना पड़ता है, कार्यकर्ता लोग आ जाते हैं। तो ये अवधेश प्रसाद है। फिर अवधेश प्रसाद जी हनुमान चालीसा पढ़ रहे थे, वो भी हम लोगों ने कहानी कुर्सी की में आपने जरूर देखा होगा। हनुमान चालीसा भी नहीं याद थी, इसका मतलब कि उसी दिन पढ़ना शुरू किए। इसमें कोई बुराई नहीं है, इसे ये हिंदू धर्म में किसी को सब आता हो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। ये हम कोई एक लकीर के फकीर वाले नहीं है। कोई हनुमान चालीसा पढ़ता है, कोई देवी स्त्रोत पढ़ता है, कोई राम महिमा पढ़ता है, कोई शिव महिमा पढ़ता है, कोई कुछ और पढ़ता है। लेकिन आप जब दिखावे के लिए करते हैं, और अब अभी तो बेटा मिल्कीपुर हारा ना, अभी तो हारा, उसके पहले तो आपको नहीं बुलावा आ रहा था। वहीं तो है, कितनी दूर है मिल्कीपुर से, कितनी दूर है इनके घर से राम मंदिर जाना। और कमाल की बात यह है कि ये कह रहे हैं कि नेताजी को बुला नहीं रहे, नेताजी यानी अखिलेश यादव। ऐसा हो गया कि राम जी अखिलेश यादव बुला नहीं रहे, बोला है कि नेताजी को नहीं बुलाया, जब बुलाएंगे उन्होंने कहा ना, अभी उन्होंने कहा कि जब बुलाएंगे, इसका मतलब तो ये कि नहीं बुला रहे हैं। और सोचिए करोड़ों लोगों को राम जी ने बुला लिया और अखिलेश जी को बुला ही नहीं रहे। जबकि अखिलेश जी के लिए क्या है, कभी भी लखनऊ से निकल पड़े, इटावा से जा रहे हैं, पहले वहीं हो ले, लखनऊ बाद में चले जाएंगे।
कुछ भी कर सकते हैं ना, लेकिन इसका सीधा सा मतलब हुआ राजनीतिक वजहों से आज उनको भी वो हवा दिखाई दे रही है जिसको लेके लोग चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार पर तंज कसते हैं। अवधेश प्रसाद को भी राम जी के दरवाजे जाना पड़ा। मुझे लगता है अवधेश जी का वहां जाना ये आगाज है कि अखिलेश जी भी कुछ दिनों बाद वहां जाएंगे। अच्छा, आपको ऐसा विजुअल मिलेगा, ये मान सकते हैं बिल्कुल। अवधेश जी अगर गए हैं तो बिना अखिलेश जी की राय के नहीं गए होंगे, उनसे सलाह मशविरा करे गए होंगे। और जो उन्होंने कहा कि जो राम जी बुलाएंगे जरूर आएंगे, वो तो हमारे यहाँ मान्यता है कि तीर्थ स्थान पे व्यक्ति तभी जाता है जब तीर्थ स्थान से बुलावा आता है। चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है, भजन ही हम लोग करते हैं। और ये मान्यता मतलब हर धार्मिक स्थल की होती है। जब कोई मंदिर जाता है, केदारनाथ तो कहता भाई केदारनाथ बाबा ने बुलाया है, हम दर्शन करने आए, बद्रीनाथ आए बुलाया हो, इनको तो बुलाया भी और अखिलेश जी ने भेजा भी। तो ये मान्यता है कि भाई राम जी की इच्छा हुई। वैसे हम लोग कहते हैं कि हुई सो जो राम रचि राखा, जो राम कहेंगे रचेंगे वही होगा। तो अवधेश जी की यात्रा के पीछे भी राम जी की प्रेरणा होगी और अखिलेश जी आएंगे तो उसमें प्रेरणा होगी और नहीं आने में भी उनकी प्रेरणा है। अपने अखिलेश, लेकिन आपको लगता है जाएंगे वो? हमें लगता है। तो ये क्या रिकैलिब्रेशन? ये अब विधानसभा चुनाव आ रहे हैं ना 27 में, 2 साल, तो 2 साल से पहले से बिल्डअप करना है उस चीज को। एक एंटी हिंदू इमेज बीजेपी बनाए अखिलेश यादव की, उसको काउंटर करने की तैयारी है ये कि कैसे जो है। इसीलिए कुंभ में गए थे नहाने। भाई कुंभ भी तो नहाने गए थे ना अखिलेश यादव। पहले हरिद्वार में डुबकी लगाई, उसके बाद वहां संगम में जाकर डुबकी लगाई। ये राहुल गांधी से बिल्कुल अलग है, वो ना कुंभ गए ना मंदिर गए। राहुल गांधी तो दूसरे रास्ते पर हैं, वो तो संविधान की बात कर रहे हैं। अखिलेश जी संविधान के साथ साथ, क्योंकि चुनाव उत्तर प्रदेश में है ना, स्टेट तो अखिलेश जी का है, राहुल गांधी का थोड़ी स्टेट है उत्तर प्रदेश में। संघ प्रमुख मोहन भागवत ने कहा कि खुद को औरंगजेब का वंशज न मानने वालों का संघ की शाखा में स्वागत है। फिर सुनिए, उन्होंने कहा खुद को औरंगजेब का वंशज न मानने वालों का संघ की शाखा में स्वागत है। कौन मानता है खुद को औरंगजेब का वंशज? कुछ मुसलमान। इसके बाद उन्होंने कहा कि ये उनका काशी प्रवास का जो है वो चौथा दिन था। उन्होंने कहा जो शाखा में आए वो भारत माता की जय जरूर बोले। ये एक सॉर्ट ऑफ कंडीशन है, आओ भारत माता की जय बोलो। और दूसरा, भगवा ध्वज के प्रति सम्मान प्रकट करो। भारतीयों का रहन सहन, पूजा पद्धति अलग हो सकती है लेकिन संस्कृति एक है। अब ये बात, ये विचार तो वो और आरएसएस का मूल विचार है ही, और बार बार इसको संघ प्रमुख मोहन भागवत दोहरा चुके हैं। लेकिन चूंकि औरंगजेब की बात उन्होंने की और ये कहा कि भारत माता की जय भी बोलना है, भगवा ध्वज के प्रति सम्मान भी व्यक्त करना है, तो ये थोड़ा सा लग रहा है कि ये मुस्लिम्स आर वेलकम बट कंडीशंस अप्लाई। क्यों समीर जी? देखिए, मुझे लगता है कि संघ के दरवाजे सभी के लिए खुले हैं। अगर आप संघ की शाखा की बात करेंगे, संघ कार्यालय की बात करेंगे, तो संघ में सभी लोगों के दरवाजे खुले हैं। और संघ तो कहता है ना कि इस समाज में से हम 2 ही लोगों को मानते हैं, एक वो लोग जो संघ में आ चुके हैं और दूसरे वो जो संघ में आना बाकी है, और एक दिन वो भी संघ के अंदर आ जाएंगे। हर आदमी प्रोस्पेक्टिव संघ स्वयं से बिल्कुल। और संघ मानता है कि जिस दिन 140 करोड़ के भारतीय समाज के लोग संघ से जुड़ जाएंगे, संघ की विचारधारा से जुड़ जाएंगे, उस दिन संघ की स्थापना का आयोजन सफल हो जाएगा। हम मान लेंगे जो हेगड़ेबाजी ने जिस उद्देश्य संघ को स्थापित किया था वो हमारा उद्देश्य आज पूरा हो चुका है। और जब तक हर भारतवासी को संघ की विचारधारा से हम नहीं जोड़ेंगे तब तक हमारा यह प्रयास जारी रहेगा। तो संघ में कभी ऐसा नहीं रहा कि किसी के रोका गया है। और मैं आपको नागपुर का एक उदाहरण देता हूं। उस समय तो खाकी निकर थी, अब तो फुल पैंट हो गई। उस समय खाकी निकर थी, संघ की शाखा लग रही थी आदर्श नगर की एरिया में। तो कुछ 2 मुसलमान वहाँ आए, वहाँ पर उनकी शॉप थी, तो वो वहाँ पहुँच गए। तो उन्होंने पूछा कि यहाँ शाखा लग रही है? उन्होंने कहा हाँ। तो उन्होंने कहा आप भी आ सकते हो? तो उन्होंने कहा हम तो मुसलमान हैं। तो बोले मुसलमान हो तो क्या हो गया, आप राष्ट्रवादी हो ना, आप भारत माता की संतान मानते हो अपने आप को, भारत माता की जय बोलते हो? उन्होंने कहा बोलते हैं। तो बोले आपका स्वागत है। ये सिर्फ हिंदू धर्म के लिए नहीं है, जो भारत माँ को अपनी माता मानता हो, जो इस देश के जन, जंगल, जमीन और जानवर को अपना मानता हो, वो भारत की संतान है। कितने मुसलमान जुड़े हुए हैं? आप तो बहुत अच्छे से समझते हैं संघ को, मतलब है कोई डेटा कि इतने मुसलमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं? नहीं, शाखा के अंदर ऐसा नहीं है कि शाखा के अंदर कोई मुसलमान रेगुलरली आता हो। भाई रूटीन में तो संघ की शाखा में अलग लोग आते हैं, लेकिन कई ऐसे स्वयंसेवक भी है संघ के जो सायंकालीन शाखा में चले जाते हैं, कोई साप्ताहिक शाखा में चले जाते हैं, कोई मासिक शाखा में चले जाते हैं। कई ऐसे हैं संघ के स्वयंसेवक मुस्लिम जो मासिक शाखा में चले जाते हैं। अब ठीक है, ये जरूरी नहीं है कि संघ ये बताने की कोशिश नहीं करता कि भाई इतने मुसलमान आ गए, इतने सिख हमारे आ रहे हैं, इतने ईसाई हमारी शाखा में आ रहे हैं। संघ इस पर भरोसा नहीं करता। संघ कहता है सब है, और जो बार बार संघ कहता है कि भाई
एक जो संघ में आ गए तो दूसरे जो आना बाकी है। तो हम सबको लेकर आएंगे और एक दिन आएगा कि जब सबको लगेगा कि ये राष्ट्रवादी संगठन है, यह सिर्फ हिंदुओं का संगठन कि जो पे कहा जाता है कि इसमें दूसरे लोगों को अनुमति नहीं आने की है। आप अगर भारत देश से प्यार करते हो तो आपका सम्मान है। अभी औरंगजेब का मकबरा रहेगा नहीं रहेगा, इस पर हंगामा हो रहा है, दंगा हो गया। इस पर भी बयान आ गया था कि भाई सुनील अंबेडकर ने जब पूछा था तब उन्होंने बता दिया था कि अप्रासंगिक है भाई। ये कॉन्ट्रडिक्शन है ना सर। प्रचार प्रमुख संघ के कह रहे हैं कि औरंगजेब इररिलेवेंट है और संघ प्रमुख कह रहे हैं कि जो औरंगजेब को पूर्वज ना माने उसका स्वागत है। सर संघ में देखिए एक बात तो कि संघ को लेकर कि राष्ट्रवादी संगठन है या नहीं, इस पे कोई विवाद होना नहीं चाहिए, वो राष्ट्रवादी संगठन है। दूसरा ये भी समझ लीजिए कि संघ की स्थापना ही हिंदू धर्म के लिए हुई है, हिंदुओं को एकता के लिए हुई है, तो इसमें भी कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। लेकिन कन्फ्यूजन क्यों होता है कि संघ में पॉलिसी ऑफ पैराडॉक्स चलता है। पॉलिसी ऑफ पैराडॉक्स का मतलब है जिसे आप कंट्राडिक्शंस कहते हैं कि एक तरफ आप बात करेंगे सब लोगों का स्वागत है, दूसरी तरफ टीएनसी अप्लाई है। तो टीएनसी अप्लाई जो होता है वो अपने आप में पॉलिसी ऑफ पैराडॉक्स है। ये तो एक कंफ्यूजन जानबूझ के बना के रखती है संघ। हाँ, इसीलिए पॉलिसी ऑफ पैराडॉक्स। नहीं, फायदा है ना कि उससे आपकी इमेज भी बनी रहे कि आप सबका साथ लेना चाहते हैं और मैं कह रहा हूँ इसमें कोई आपत्ति नहीं है। हाँ, इसमें कोई आपत्ति नहीं। यदि आप हिंदू धर्म का संगठन रहना चाहते हैं तो इसमें भी क्या आपत्ति है। लेकिन आप दोनों तरफ रहना चाहते हैं कि हिंदू धर्म का संगठन, हिंदुओं को तो एकता करें, ये सारा काम करें। अब आप सोचिए सुनील अंबेडकर साहब ने जो बोला है कि भाई औरंगजेब इररिलेवेंट है, उसके बाद भैया जी जोशी का भी बयान आया शायद कि उन्होंने कहा कि औरंगजेब की कब्र तो वहाँ पर बनेगी क्योंकि वहाँ उनकी डेथ हुई है तो इसलिए वहाँ बनाई गई है, कोई आपत्ति नहीं। शिवाजी महाराज ने उसकी कौन सा खान की, अफजल खान की गोद बनाई है, तो इसलिए कोई बात नहीं है। और मोहन भागवत तो खुद लगातार मुसलमानों के साथ, शाखा की बात नहीं, हिंदू और मुसलमानों में एकता की बात पर बार बार बयान देते रहे, जिसको लेकर भी संघ में चर्चा काफी हुई है। चाहे वो डीएनए को लेकर बात हो रही हो या वो हर मस्जिद में शिवलिंग को ढूंढने की बात हुई हो या फिर उन्होंने कहा कि हिंदुत्व जो है बिना मुसलमानों के अधूरा है, ये सब बात भी की गई है। लेकिन इसलिए आपने जो बात की इस पर क्लैरिटी थोड़ी सी चाह रहा हूं। आरएसएस आज भी हिंदुओं का ही संगठन है और आरएसएस मानती भी है इस बात को। और ये मुसलमानों को आह्वान करना विद टर्म्स एंड कंडीशंस एप्लीकेबल, ये केवल मुखौटा है मोटे तौर पर। मैं ऐसा समझ, मतलब हिंदू संगठन है, इसमें तो कोई आपत्ति नहीं है। और आप सोच लीजिए कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है सर, हिंदू स्वयंसेवक संघ नहीं है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है। सिर्फ हिंदू से जोड़ना बना तो हिंदुओं को एकजुट करने के लिए, सिर्फ हिंदुओं के लिए बनता है। संघ की स्थापना में क्या लिखा गया, मकसद लिखा होता है ना किसी संस्था में, बिल्कुल सही। तो उस संस्था के मकसद में क्या लिखा गया है ये बताइए। यही लिखा गया कि हिंदुओं को एक करना है। बताइए, बताइए। ये 1925 में संघ बना, ये हेगड़ेबाजी ने क्या, उस समय की परिस्थिति अलग थी ना। उस समय देश में क्या माहौल बन रहा था, बटवारा हुआ, किस समय हिंदुओं पे अत्याचार हुए, संघ उसके लिए बनाया गया। लेकिन अब परिस्थिति तब था हिंदुओं का संगठन, आज नहीं है। नहीं, हिंदुओं का संगठन तो आज भी है, आज है। लेकिन तब के हिंदुत्व में आज के हिंदुत्व फर्क है। तब कितना बंटवारा के समय हिंदू मुसलमानों के दंगे हुए, आज संघ सबको समावेश, सबको साथ लेके। और वो क्या रहा है ना कि जन, जंगल, जमीन और जानवर से आप प्यार करते हो तो आप हिंदू धर्म के हो। कोई अगर ये खबर आ रही है उस पर जाना चाहता हूं जी। नहीं, पहली बात तो ये कि हेडगेवार जी भी कोई मुसलमानों के विरोधी नहीं थे, लेकिन अगर कोई भी मुसलमान भारत माता की जय नहीं बोलेगा तो वो संघ में नहीं आ सकता है। इसमें ये पॉलिसी ऑफ पैराडॉक्स नहीं है। और हम लोग अभी ब्रेक में दो चौपाइयों की बात कर रहे थे, मैं उसको फिर से दोहरा देता हूँ। एक तरफ हम कहते हैं कि होई हैं वह जो राम रचि राखा, को करी तर्क बढ़ावहि साका। दूसरी तरफ हम क्या कहते हैं, तुलसी बाबा कहते हैं कि गर्म प्रधान विश्व रचि राखा और जो जस करहि सो तस फल चाखा। बड़ी सीधी सी बात है, किसी भी संगठन का, किसी भी एक समाज का एक सिद्धांत होता है। आप अपने घर में भी कहते हैं कि हम सबका स्वागत करते हैं, लेकिन भाई अब ये तो नहीं होगा कि हम, जैसे हम शाकाहारी हैं, हमारे घर में आके कोई मांस खाना चाहेगा तो हम नहीं खा सकते, हमारे घर में तो नहीं हो सकता है। तो ये शर्त नहीं हुई। हम ये नहीं कह रहे हैं कि हम आपसे दुराव रखते हैं, लेकिन अगर आपकी कुछ आदतें हैं, कुछ व्यवहार है तो उसको तो अलग करना होगा। हम आपके यहां आएंगे तो हमें भी वो व्यवहार करना होगा। और इसकी बड़ी सीधी सी बात है, यही जो कहा जाता है कि एक दूसरे के धर्मों का सम्मान करो। फिर मैं कहूंगा तो विनोद जी अभी उस पर कहेंगे कि लेकिन फ्रॉड सेकुलर मत बनो। वो रियल सेकुलरिज्म की बात करता है संघ कि भैया हिंदू हो तो हिंदू रहो, मुसलमान हो तो मुसलमान रहो, लेकिन भारत माता की मुसलमान हमें चाहिए अपने टाइप का। मैं फ्रॉड सेकुलर और फ्रॉड नेशनलिज्म की बहस में नहीं जाऊंगा, वो अलग व्यवस्था है। लेकिन मैं एक तथ्य देना चाहूँगा यहाँ पर। ये पहली बार ये बात नहीं उठी है। इमरजेंसी में जब संघ के लोग और जमायत इस्लामी के लोग जेल में बंद थे, अलग अलग जेलों में देश में, जमायत इस्लामी पर प्रतिबंध लगाया गया था उस समय संघ के साथ साथ, तब उनके बीच जेल के अंदर बड़ी एकता हुई थी कांग्रेस के खिलाफ और इमरजेंसी के खिलाफ, जमात इस्लामी और संघ में, संघ के लोगों में।
और काफ़ी मतलब उनके बीच विचारों का आदान प्रदान, बातचीत, ये सब। उस समय देवरस जी संघ प्रमुख थे और तब ये बात हुई थी क्या संघ अपने दरवाजे मुसलमानों के लिए खोलेगा, और ये बहस भी चली थी, संघ के भीतर भी ये चर्चा हुई थी। और बाद में फिर वो जैसा कि विजय जी ने कहा कि पॉलिसी पैराडॉक्स के ये, या चूंकि तब तो ये तो 50 साल पहले की बात है ना, तो उस वक्त आज जैसी स्थिति नहीं थी, तो जो संघ के भीतर की जो वैचारिक कट्टरता है ज़्यादा मजबूत थी और उसके बाद वो बात आगे बढ़ी नहीं। ठीक है, नहीं, लेकिन उसमें क्या कहा आप, उसकी एक लाइन और आगे की मैं बता देता हूँ। वहाँ पर उसके बाद जमात सही है ना? नहीं, ये तथ्य सही है, लेकिन वो जमात इस्लामी ने विरोध किया था सरकार के साथ कि ये आप धर्म के आधार पर जेलों में बांट रहे हैं, इसलिए उनको साथ रखा जाए। लेकिन अलग रखे जाते थे और बाला साहब उस मत के थे कि भाई मुसलमानों के लिए दरवाजे खोलने चाहिए। लेकिन जब बाला साहब और सब लोग जेल से बाहर निकले तो संघ की बैठक में महाराष्ट्र के संघ प्रमुख ने, मतलब जो सर प्रदेश का जो प्रभारी थे, प्रांत प्रभारी, उन्होंने बाला साहब को कहा कि अगर आप ये करना चाहते हो तो आप अपना संघ अलग बना लो, डॉक्टर हेडगेवार का संघ हमारे लिए चलिए, एक खबर आ रही है इस वक्त जम्मू कश्मीर विधानसभा में वक्फ कानून को लेकर जबरदस्त हंगामा हुआ है और वक्फ कानून पर चर्चा की मांग को लेकर नेशनल कॉन्फ्रेंस के विधायकों ने यह हंगामा किया। विधायकों ने सदन में वक्फ बिल की कॉपियां फाड़ डाली, काले कपड़े लहरा करके अपना विरोध जताया। नेशनल कॉन्फ्रेंस के विधायकों ने वक्फ कानून पर चर्चा के लिए प्रश्नकाल स्थगित करने का प्रस्ताव दिया था। इस प्रस्ताव का भारतीय जनता पार्टी ने विरोध किया और इसके बाद असेंबली में रुक रुक कर हंगामा हो रहा है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के विधायक वक्फ बिल नामंजूर, इसे वापस करो के नारे लगा रहे हैं। धक्का मुक्की हो रही है। ये बीजेपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस के विधायक हैं जो आपस में भिड़ रहे हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस सत्ता में है, सबसे ज्यादा विधायक उसके हैं और उसी के विधायक जो हैं हंगामा कर रहे हैं वक्फ बिल के लिए। वो स्थगन प्रस्ताव ला रही है। एडजर्नमेंट मोशन नॉर्मली विपक्ष की तरफ से लाया जाता है। स्पीकर ने नहीं माना, स्पीकर भी नहीं, नहीं, वो नहीं मानेगा क्योंकि स्थगन प्रस्ताव किस पर आ रहा है? स्थगन प्रस्ताव उन्होंने दिया है वक्फ बिल को के खिलाफ, तो वो तो पार्लियामेंट का कानून है, संविधान विधानसभा के अधिकार में ही नहीं है वो, इसलिए वो स्थगन प्रस्ताव स्वीकार नहीं हो सकता। वो तो संवैधानिक टकराव हो जाएगा। तो भाई चर्चा भी नहीं हो सकती। नहीं, चर्चा कर सकते हैं, स्थगन प्रस्ताव नहीं ला सकते आप। स्थगन प्रस्ताव उस वजह से, दूसरा जो मूल कारण है, कोई भी विधानसभा जब कोई मामला सब जुडिस हो गया, किसी भी अदालत में वो चला गया, इस मामले पर भी लोग अदालत में जा चुके हैं, इसलिए भी वो स्थगन प्रस्ताव मंजूर नहीं किया जा। नहीं, वो तो हो ही नहीं सकता क्योंकि पार्लियामेंट ने बिल जिसका पास किया उसका अधिकार जो है वो विधानसभा के पास नहीं है कि वो उस पर स्थगन प्रस्ताव वैसे बात कर सकते, बात करने में कोई बात नहीं है। ये आप देख रहे हैं हंगामा हो रहा है जम्मू कश्मीर असेंबली के अंदर वक्फ को लेकर के। तो वक्फ पर केंद्र का रुख क्या रहा? अभी मैंने आपको संघ प्रमुख का बताया, वो कह रहे हैं जो औरंगजेब को पूर्वज ना माने उसका हमारे यहाँ स्वागत है। अब मैं आपको एक और खबर बताता हूं, उत्तर प्रदेश की खबर है। प्रयागराज में गाजी मियां की दरगाह पर हंगामा हुआ। ये गाजी मियां कौन से वाले हैं? वो संभल वाले, सालार मसूद गाजी, सालार मसूद गाजी जो सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण करने वाले आक्रांता का भांजा है। तुगलक महमूद गजनवी के भांजे, उसका कमांडर भी था, वो कमांडर है, जो कमांडर, वो जो उसका भांजा और कमांडर, इसकी जो असल मजार है जहां उसको दफनाया गया वो बहराइच में, लेकिन संभल में इसके नाम पर मेला लगता है, इसके नाम पर मेला बहराइच में भी लगता है और इसके नाम पर मेला यहां प्रयागराज में भी लगता था। कानपुर में भी इसके नाम पर कुछ ऐसी इमारत जो है बनाई गई हुई है। अब ये आप तस्वीरें देखिए, हिंदू संगठन के कुछ लोग जो है इस दरगाह की छत पर चढ़ गए और भगवा झंडा उन्होंने लहरा दिया। दरगाह के गुंबद के पास हवा में भगवा झंडा लहराते हुए खूब नारेबाजी की। हंगामा करने वाले लोग ये सब बाइक पर सवार होकर के आए थे और कल शाम करीब 4 बजे शहर से 40 किलोमीटर की दूरी पर सिकंदर इलाके में सालार मसूद गाजी की दरगाह पर ये लोग पहुंच गए और पहले इन्होंने दरगाह के सामने नारेबाजी की और उसके बाद कुछ लोग दीवार के सहारे दरगाह की छत पर चढ़ गए और इस दौरान दरगाह परिसर में अफरा तफरी मच गई और पूरे बाइक जुलूस को एक शख्स जो है वो लीड कर रहा था। इसका नाम मनेंद्र प्रताप सिंह है और मनेंद्र प्रताप सिंह खुद को संघ और बीजेपी का कार्यकर्ता बताता है और दावा करता है कि वो इलाहाबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी का पूर्व छात्र नेता भी है। इस पूरे मामले का ये आरोपी ये कहता है कि सालार मसूद गाजी आक्रांता था। ऐसे में तीर्थराज प्रयाग में उसके लिए कोई स्थान नहीं है, कोई दरगाह इसकी यहाँ पर नहीं हो सकती। इस दरगाह को थोड़ा ध्वस्त कर देना चाहिए और उस जगह को हिंदुओं को पूजा पाठ के लिए सौंप देना चाहिए। अब ये फैसला करेंगे। अब सालार मसूद गाजी हमारी इतिहास का विलन है, ठीक, लेकिन ये करके आपको क्या हासिल है?
और ये करके आपका कोई समाज का हित कर रहे हैं? इस पर हम लोग बात करेंगे। और ऐसी तस्वीरें कानपुर से भी आई हैं। कानपुर में भी ऐसे ही हंगामा हुआ है। कानपुर के रावतपुर में शोभा यात्रा के दौरान तेज आवाज में लाउडस्पीकर बजाने को लेकर विवाद हुआ। यहाँ का एक सुपर सेंसिटिव इलाका माना जाता है, अति संवेदनशील इलाका रावतपुर। अब इंसिडेंटली प्रयाग के त्रिपाठी जी हैं और सर हमारे जो हैं वो कानपुर के हैं, ये आपको बता पाएंगे। रावतपुर में रामनवमी की शोभा यात्रा निकल रही थी राम जन्मोत्सव के दौरान और बहुत दशकों से निकलती आ रही है। कल पुलिस गश्त के दौरान मानक से ज़्यादा आवाज में बजने वाले स्पीकर पर प्रशासन ने जब आपत्ति जताई तो रावतपुर के रामलला मंदिर कमेटी और स्थानीय लोगों ने इसका विरोध किया और फिर हंगामा शुरू किया और फिर आप देख रहे हैं कि वो सड़क पर बैठ गए। हालांकि वो जो प्रयाग वाली घटना है वो ज़्यादा गंभीर है। दोनों तस्वीरें आप दिखाते रहिए जी। वो हंगामा, वो दरगाह पे चढ़ के डांस करने वाले जो ये लोग हैं खुद को बता रहे हैं भाजपा और संघ के लोग। देखिए, पहली बात तो संघ भाजपा का एक कार्यकर्ता है, ऐसी मुझे जानकारी नहीं है और मैंने पता करने भी कोशिश की। छात्र के भी नेता है? नहीं, छात्र संघ का वैसा कोई महत्वपूर्ण नेता हो तो मुझे नहीं पता है। ये सुहेल देव के नाम पर, महाराजा सुहेल देव के नाम पर एक संगठन बनाया है, उसके ये लोग हैं। ये अब खुद को महाराजा सुहेल देव से ही जंग में मारा गया था। बिल्कुल, महाराजा सुहेल देव के नाम पर एक संगठन बना है, उसके लोग हैं और साहसी इतने हैं कि पुलिस जैसे ही आती दिखी तो भाग खड़े हुए। अच्छा, मतलब साहस बहुत है, इतने साहसी हैं कि पुलिस का पता चला कि पुलिस आ रही तो भाग खड़े हुए। जो पुलिस का रिकॉर्ड है वो साफ साफ कह रहे हैं कि अगर कोई भी इस तरह की घटना, कोई कानून अपने हाथ में लेगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। अब कुछ बड़े सवाल हैं। एक तो ये कि वहां ये गाजी की कब्र क्यों है या मजार क्यों है, क्योंकि कब्र तो होगी नहीं मेरे ख्याल से, क्योंकि कभी वहां तो गया नहीं। ये दरगाह बनी है, इसके मजार बनी हुई है, तो वहां तो कभी गया नहीं था, तो उसकी वहां क्यों मजार है ये भी बड़ा सवाल है। उसको पूजने वाले लोग कब बनी, किसने बनाया और उसको वो होनी भी क्यों चाहिए। मतलब वो जो कर रहे हैं वो गलत है कि कोई झंडा लेकर चढ़ जाए, कोई कुछ करे, लेकिन ज्यादा खतरनाक ये हिस्सा होना चाहिए ना सौरभ जी कि वहां उस गाजी की मजार है क्यों, उसको पूजने वाले कौन है। उसको हाईलाइट करने का ये तरीका नहीं है ना। मैं कहता हूं ये नासमझी है। मैंने तो पहली लाइन में कहा कि ये नासमझी है, कोई भी इस तरह से किसी भी जगह पर जाकर। लेकिन अब हम उसी शहर के हैं, पूरा जीवन वहीं बीता और हमें खुद नहीं पता है कि गाजी की कोई ऐसी कोई बहरिया है, थोड़ा सा शहर से बाहर है, बहरिया में ये मजार बताई जा रही है, तो हम खुद ही नहीं जानते थे। अब इस नासमझी की वजह से राष्ट्रीय टेलीविजन पर चल रहा है, देश में ढेर सारे लोग जान गए। हो सकता है जो हमारे प्रयागराज में जो लोग नहीं जाते हों वो भी कल को वहां जाने लगे। ये तरीका बिल्कुल गलत है, लेकिन यह सवाल जरूर खड़ा होना चाहिए कि ऐसे लोगों की कौन पूजा कर रहा है। आप ढाने की बात ना करिए, लेकिन कौन है जो उनके नाम पर मेला, कौन है जो उनके नाम पर कौन है। आस्था तो हमारे यहाँ किसी भी चीज में प्रकट कर दी जाती है भाई, और सभी धर्मों के लोग ऐसे देखिए, वैसे तो बहुत सारे मुसलमान जो हैं उनके लिए दरगाह मजार ये कॉन्सेप्ट ही नहीं है, मानते नहीं है। इस्लाम में तो है ही नहीं। और ये तो कोई धार्मिक व्यक्ति थोड़ी था, मैं इसीलिए तो कह रहा हूं। जंग करने वाला आदमी था जो मारा गया, बस हिंदुस्तान की धरती पर मारा गया, जहां मारा गया इसको दफना दिया, उसको कुछ लोगों ने मजार बना दिया, इसके नाम पर कोई लोगों ने जाके दरगाह बना दिया। देखिए दरगाहें सारे ब्रिटिश कमांडर हैं, कोई उनका ना उनके नाम। देखिए दरगाहें जो होती हैं, आमतौर पर दरगाहें खानकाहें जो होती हैं वो सूफी जो फकीर हैं उनकी उसमें होती है, उनकी याद में होती है, या उनकी जगहें होती हैं जहाँ वो दफनाए जाते हैं, या उनके जैसे निजामुद्दीन औलिया है, या अजमेर शरीफ है, या आपका कलियर शरीफ है सहारनपुर में, या देवा शरीफ है, ये सब सूफी फकीरों की जगह हैं। अब ये गाजियों के नाम पर मुझे भी नहीं पता। मैं कानपुर वाली घटना पे आना चाहूँगा, क्योंकि प्रयागराज के बारे में, इलाहाबाद के बारे में हर्षवर्धन जी ने बता ही दिया है। रावतपुर जो है सुपर सेंसिटिव नहीं है। अच्छा, बिल्कुल नहीं रावत में तो मेरे घर के बगल का मामला है। मेरा कल्याणपुर में घर है और वहाँ से मुश्किल से 4-5 किलोमीटर की दूरी पर रावतपुर बस्ती है। प्रशासन ने कहा आवाज ज्यादा हो रही है। दरअसल ये बात सही है कि चूंकि वहाँ अब पहले ये गाँव हुआ करता था रावतपुर, अब वहाँ केडीए की और आवास विकास परिषद की तमाम सारे कॉलोनियाँ बन गई हैं, तो बहुत घना इलाका हो गया है। अब ये तो यहाँ हिंदू मुस्लिम का मामला है ही नहीं, क्योंकि वहाँ मुसलमानों के मुश्किल से 4-6 घर होंगे, अगर होंगे तो कोई वैसा नहीं है। सेंसिटिव इलाके चमनगंज है, राटूश रोड है, वो बेकनगंज वगैरह है जो शहर के अंदर है। ये यहाँ पर प्रशासन ने रोका होगा, क्योंकि जो जितने डेसिमल का परमिशन है कोर्ट से और सरकार से कि लाउड स्पीकर। और रामलला विद्यालय जो है वो पुराना राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का बहुत पुराना संस्थान है, विद्यालय है, बड़ा अच्छा स्कूल रहा है वहाँ पर, हमारे यहाँ के तमाम बच्चे पढ़ते थे। तो रामलला के लोग वहाँ पर बैठ गए धरने पर। तो ये प्रशासन वर्सेस मतलब जो बजाने वाले हैं उनके बीच का मसला है, ये हिंदू मुस्लिम का मसला ही नहीं है। या रावतपुर वाला तो बात करते हैं जरा पश्चिम बंगाल में रामनवमी कैसी बीती, क्योंकि सबसे ज्यादा चर्चा बंगाल की हो रही थी, क्योंकि बंगाल में ऐसी धार्मिक यात्राओं पर कभी हंगामा भी होता है, कभी प्रतिबंध भी लगता है, और
कल का दिन लेकिन बंगाल में शांतिपूर्ण बीता और कई मतलब सैकड़ों यात्राएं निकली होंगी पूरे छोटी बड़ी मिलाकर के पूरे प्रदेश के अंदर, लेकिन कहीं से कोई अप्रिय हिंसा ऐसी कोई घटना नहीं हुई, कोई ऐसी खबर नहीं है बड़े तौर पर। मिथुन चक्रवर्ती वहां बीजेपी के नेता हैं और मिथुन चक्रवर्ती आजकल जब बोलते हैं तो वो बीजेपी के बड़े बड़े फायर ब्रांड नेताओं को भी पीछे छोड़ देते हैं। कभी लोग कह देते हैं कि हम किसी को जमीन में गाड़ देंगे, कभी कुछ कर देंगे। अब उन्होंने ये कहा पश्चिम बंगाल के में कल रामनवमी को लेकर के हमें हमेशा बदनाम किया गया कि हम हिंसा करते हैं, बीजेपी वाले हिंसा करते हैं। तो आप देख लीजिए वो जिस प्रोग्राम में थे उन्होंने कहा वहाँ 1-1.5 लाख लोग थे, लेकिन कहीं कोई हिंसा हुई तो लाखों सनातनियों के सड़क पर उतरने के बावजूद कहीं से कोई हिंसा की खबर नहीं है। ये हिंदुओं का अपने त्योहारों के प्रति समर्पण भी है और अहिंसा के प्रति आह्वान भी है। ये बार बार एक ही बात भाजपा हिंसा फैलाती है, हिंसा फैलाती है। अभी तो आज देखा आपने, कहाँ हिंसा देखा बोलिए? कितने लोग होंगे आपके हिसाब से? आपके हिसाब से इस कितने लोग होंगे आपके? 1 लाख, 1-1.5 लाख तो आदमी होंगे। तो हिंसा होना चाहिए था ना। कहीं देखा कुछ हिंसा? कहीं भी कुछ हिंसा देखा है? पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी हिंदुओं को दूसरे दर्जे का नागरिक बनाकर छोड़ा है। पश्चिम बंगाल में हिंदू अभी भी 70% है। इसके बावजूद अगर रामनवमी मनाने के लिए हिंदुओं को इतनी पुलिस फोर्स की जरूरत पड़ रही है तो दाल में कुछ काला है। बंगाल ठीक तरीके से नहीं है। बीजेपी की सरकार बनेगी, राम की सरकार बनेगी, तब जाके सही होगा। अभी बाबर की सरकार चल रही है। श्री गुरु चरण सरोज रजा निज मन मुकुर सुधार वरुण रघुवर विमल यशो जो दायक फल चार बुद्धहीन तम जान के सुमरो पवन कुमार बलबुद्धि विद्या देव मुनि हरौ कलेश विकार जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपि तेजो उजागर रामदूत प्रताप अंजन पूरा पड़ेगा क्या? पूरा पड़ेगा अभी? भाई ये तो कमाल ही हुआ। कल्याण बनर्जी को आप सुन रहे थे, ये सांसद हैं तृणमूल कांग्रेस के। बाद फिर दिखाना चाहिए ये पंडित जी जो है हनुमान चालीसा पढ़ रहे हैं, वो भी हनुमान जी के सामने हाथ जोड़ के खड़े और फिर थोड़ी देर में कहते हैं पूरा पढ़ेगा क्या? पूरा इतना टाइम ना हो। फिर सुनिए जरा। रघुवर विमल यशो जो दायक फल चार बुद्धहीन तम जान के सुमरो पवन कुमार बलबुद्धि विद्या देव मुनि हरौ कलेश विकार जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपि तेजो उजागर रामदूत प्रताप अंजन पूरा पड़ेगा क्या? पूरा पड़ेगा अभी? इसका मतलब ये है कल्याण बनर्जी के अंदर जो भावना रही होगी, मैं उस पर कमेंट नहीं कर रहा हूँ। वो हनुमान चालीसा पढ़ रहे थे पंडित जी। हनुमान चालीसा पढ़ने में कितनी देर लगती है? अगर उनको ये पता होता तो वैसा नहीं बोलते। पढ़ा नहीं होगा, नहीं तो मालूम नहीं, उनको मालूम नहीं होगा कि कितनी देर चलेगा। 3 मिनट में, अरे 2 मिनट में भी खत्म हो जाती, लेकिन उनका पूरा पढ़ेगा क्या? ये तो हमारे नेताओं की हालत है। कल्याण बनर्जी ज्यादातर क्योंकि देवी की पूजा ज्यादा होती रही बंगाल में, तो हनुमान चालीसा। तो ये सब नौटंकी ना करे ना। अब ये सभी कर रहे हैं नौटंकी, सारे ही कर रहे हैं। नहीं सर, इस पे तो ये तुम्हारे क्या कहते हैं, ये क्या नाम उनका, शुभेंदु अधिकारी भी जो है वो भी कभी देवी पूजा ही करते रहे होंगे। मंदिर में खड़े हैं, मंदिर में खड़े हो, एक खुद कहना नहीं चाहिए उनको। आरती की जा रही है और उसका ऐसा आपने उसका माहौल बना रखा है। ये थोड़ा दूसरा मसला है। मैंने पहले भी अभी कहा था कि किसी को कोई पूजा आए ना आए, सबको चंडिका स्त्रोत आए, सबको देवी स्त्रोत आए, सबको हनुमान चालीसा आए, नहीं होता ऐसा। लेकिन पुजारी जी अगर हनुमान चालीसा पढ़ रहे हैं और जिस अंदाज में बदतमीजी से कल्याण बनर्जी ने पुजारी जी को डांटा है कि पूरा पढ़ेगा क्या, पूरा पढ़ेगा क्या, अरे तो और किस लिए गए हो भाई? मंदिर में जाना बंद कर दो। और अगर आपके मन से हनुमान जी के प्रति कोई भावना नहीं आ रही है तो जबरदस्ती क्यों मंदिर के सामने जाकर हाथ जोड़कर खड़े होना और उसके बाद मंदिर कोई पुजारी को आप अपमानित कर रहे हैं? मुझे लगता है ये बहुत ही क्या कहें, शर्मनाक है, अपमानित करने वाला है। और ये सचमुच हिंदुओं को सोचना चाहिए कि इस तरह के नेताओं की जगह क्या होनी चाहिए। कुछ ज्यादा हर्षवर्धन जी बोल गए, अपमानित नहीं किया। पूछा क्या पूरा पढ़ेंगे क्या? कहीं अपमानित को थप्पड़ मारा क्या? उसके बाद पुजारी मुस्कुरा रहे हैं, पुजारी मुस्कुरा कर रहे हैं। हाँ, बड़ा नेता खड़ा है, पुजारी बेचारा क्या करेगा? नहीं, लेकिन अपमानित करना नहीं, ये पूछना है कि चूंकि पता ही नहीं। एक बार फिर से दिखा दीजिए, समझ में आ जाएगा। अपमानित होता है, फिर चला दीजिए, देख लीजिए। ये हम लोग भी कई बार अतिरेक भी रिएक्ट करते हैं।
श्री गुरु चरण सरोज रजा निज मन मुकुर सुधार वरुण रघुवर विमल यशो जो दायक फल चार बुद्धहीन तम जानिके सुमिरो पवन कुमार बलबुद्धि विद्या देव मुनि हरौ कलेश विकार जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीश तीर्थो उजागर रामदूत प्रतामा अंजन पुष्पम महादेव पूरा पड़ेगा क्या पूरा पड़ेगा अभी अब इससे अधिक कोई क्या अपमानित ये कर आदमी सकता कब कहता है, ये आदमी तब कहता है जब उसे बिल्कुल सहन नहीं होता है कि भाई ये कितने जल्दी खत्म करे, मेरा यहाँ पे खड़ा होना मुश्किल हो रहा है। जब आपकी ऐसी भावना हो कि जो प्रचार हो रहा है, जो हनुमान चालीसा बोल रहे हैं, तो आप 2 मिनट भी खड़े नहीं हो सकते, आप 2 मिनट भी हनुमान चालीसा सुन नहीं सकते। ये आपके भाव बता रहे हैं हिंदू धर्म के प्रति। और मुझे लग रहा है आपको अगर नहीं सुनना था तो आप हाथ जोड़ के देवी हिंदू धर्म से बाहर है आप क्या? फिर से निकल जाते वहां से। देवी हिंदू धर्म से बाहर है क्या? देवी जी तो लाना क्यों? अगर देवी का स्त्रोत देवी जी का देवी की पूजा ही होती रही ज्यादा। किसने देवी का विरोध किया? क्या किसी भारतीय जनता पार्टी के नेता ने यह कहा क्या खाली कि देवी का स्तुति पूरा पाठ करोगे क्या? जब ममता बनर्जी चंडीगढ़ आप हाथ जोड़ के निकल जाते हैं ना। सर एक सेकंड सर, जब धर्म की बात आती है तो आउटरीच भी सिलेक्टिव नहीं होनी चाहिए ना। अभी कोई हनुमान जी का भक्त हो, उसको कितना बुरा लग रहा होगा ये? बिल्कुल सही बात है, बुरा लगेगा उसको हनुमान जी के भक्त को, लेकिन खाली क्या अब क्यों हिंदू धर्म का अपमान, हिंदू धर्म का अपमान हो सकता है वो घर में राष्ट्रगान बजेगा, कल राष्ट्रगान बजेगा, कल्याण बनर्जी कहते हैं कि पूरा बजेगा क्या राष्ट्रगान? दुर्गा पूजा में सब जाते नहीं जाते राष्ट्रगान पे आप बोल सकते हो क्या? राष्ट्रगान इसका एक मैं आपको थोड़ा सा आपको एक बैकग्राउंड दे देता हूं। भारतीय जनता पार्टी पिछले विधानसभा इलेक्शन से वहां पर एक बड़ी फोर्स बन गई है और ग्राउंड पर वो मेहनत कर रही है और उसको लगता है कि इस बार विधानसभा चुनाव में 3 टर्म क्योंकि ममता बनर्जी के पूरे हो जाएंगे तो उसके पास एक अच्छा चांस है वहां पर सत्ता में आने का। रामनवमी और हनुमान जयंती ये 2 बड़े पर्व हैं जिनको बड़े धूमधाम से भारतीय जनता पार्टी बंगाल के अंदर मनाती है। और टीएमसी, जैसा अभी सर कह रहे थे कि देवी की पूजा जो है सबसे ज्यादा बंगाल में ही की जाती है दुर्गा पूजा में, तो टीएमसी के लोग ये भी कहते रहे हैं कि रामनवमी और हनुमान जयंती ये मूल रूप से बंगाल के त्योहार नहीं है, लेकिन इसको भारतीय जनता पार्टी ने इतना बड़ा बना दिया कि आज कल्याण बनर्जी को भी हनुमान जी के सामने जाना पड़ गया। वरना उनकी पार्टी का कहना यह है कि यह हमारे कल्चर में नहीं है, इसमें कोई तोहमत नहीं है या कोई आरोप नहीं है। हर जगह की संस्कृति अलग होती है। यूपी में माना जाता है, बहुत ज्यादा माना जाता है, बंगाल में इतना नहीं माना जाता। बंगाल में दुर्गा पूजा मनाई जाती है तो यूपी में दुर्गा पूजा उस लेवल पर नहीं होती है, लेकिन उनको जाना पड़ा हनुमान जी के दरबार में, यह बड़ी बात है, यह बीजेपी की कामयाबी है। ये जरूर इनको चाहिए कि अगर जाना था तो पूरा पढ़ना चाहिए था, नहीं तो नहीं जाना था। अगर ये बताइए, अब हमको बड़ा विचित्र लग रहा है इस चर्चा में, राम, हनुमान, देवी देवता ये कहां से किसी एक राज्य के हो गए? भाई यही तो करना चाहते हैं लोग। गणपति पूजा होती है महाराष्ट्र में, किया किस लिए गया था सब जानते हैं, एक करना था हिंदुओं को, उनके लिए। आज हर घर में यूपी हो, बिहार हो, बंगाल हो, देश का कोई सा लोग गणपति रखते हैं। 1.5 दिन के गणपति, 2.5 दिन के गणपति, 3.5 दिन के गणपति, अलग अलग अपनी श्रद्धानुसार, अपनी आस्था अनुसार। कौन जाकर वहां कहता है कि अच्छा तुम गणेश जी को मान रहे हो, राम जी को मानते हो कि नहीं मानते हो? ये बड़ा विचित्र सा तर्क है। और ये जो तमाशा किया कल्याण बनर्जी ने, वो साफ साफ हिंदू धर्म को अपमानित करने वाला है। यहां कौन देवी और देवता की तुलना करने की जरूरत है? यहां कौन देवी देवता एक दूसरे के सामने खड़े हैं? और मैं फिर कह रहा हूं, कोई भी व्यक्ति जरूरी नहीं कि उसे पूजा आती हो, हाथ जोड़कर खड़े रहिए। हिंदू धर्म में तो यह तक है कि आप बाहर से जाइए, प्रणाम करके चले जाइए, वही लाभ है। हम तो ये तक कहते हैं कि मन चंगा तो कटौती में गंगा। हम तो उस विचार को मानने वाले लोग हैं। लेकिन कोई हनुमान चालीसा के समय अगर पुजारी को अपमानित कर रहा है तो ये हिंदू धर्म का अपमान है, वो कल्याण बनर्जी ने किया है। अब जरा सा पुजारी ने आपत्ति दर्ज कराई क्या अपने अपमान की? चलिए छोड़े सा इस बहस में, आपत्ति दर्ज कराई क्या? अब इस बहस से आगे बढ़ते हैं, थोड़ा पॉलिटिकल बहस में, आपको लग रहा है पॉलिटिकल बात कर रहा हूं। अभी वोट शेयर की चर्चा हो रही थी, अब वही अभी त्रिपाठी जी बता देंगे कितना वोट बीजेपी का है विधानसभा चुनाव में और लोकसभा में? विधानसभा लोकसभा दोनों में ही 38% से अधिक, 38% प्लस। अभी मिथुन चक्रवर्ती ने एक और बात कही थी, वो इस बयान में नहीं आया, मैं आपको बता रहा हूं। उन्होंने कहा 9% हिंदू चाहिए हमको एक्स्ट्रा, 9% हिंदू वोट हमारे पास और आ जाए तो ममता बनर्जी सत्ता से बाहर। विजय जी, वैसे भी वोट डिफरेंस देखें ना, देखिए 36% रहा वोट भारतीय जनता पार्टी का विधानसभा चुनाव में जो पिछला हुआ, और उसके बाद जो लोकसभा चुनाव हुआ उसमें भले ही सीटें उनकी कम होगी लेकिन वोट परसेंट और बढ़ गया, 39% करीब वहाँ पर वोट है। तो वोट में वो लगातार उनका इजाफा हो रहा है और 47% उनका है टीएमसी का। तो तभी इन्होंने 9% वोट का वो डिफरेंस वहाँ पर दिखाई दे रहा है और भारतीय जनता पार्टी उसको अपने तरीके से वहाँ पर लगातार बढ़ा रही है कि किस तरह से हिंदू वोट को किया जाए रामनवमी। और ये है ना, देखिए हिंदू धर्म में तो ये कहीं पर व्यवस्था ही नहीं। हिंदू धर्म में क्या है, आप पूजा करें तो भी हिंदू हैं,
ना करें तो भी हिंदू है। कल्याण बनर्जी वहाँ पर मंदिर में गए थे और वो हनुमान चालीसा पढ़ रहे थे, वो आगे भी जाते तो भी कोई परेशानी नहीं होती, किसी को कोई परेशानी नहीं, कब उठ के जा रहा है कब नहीं उठ के जा रहा। और धर्मों में हो सकता है कि आप प्रेयर कर रहे हो तो बीच में से छोड़ के नहीं आ सकते, लेकिन हिंदू धर्म में ऐसा हो सकता है कि चले। और कल्याण बनर्जी को शायद आइडिया नहीं होगा कि क्या हो रहा है, लेकिन रामनवमी और जो हनुमान जयंती है वो पश्चिम बंगाल के विशेष त्यौहार पर नहीं मनाए जाते। सब जगह ऐसा होता है, जम्मू में आप जाएंगे तो वहाँ पर शिवरात्रि बड़े पर्व के तौर पर मनाई जाती है, तो अलग अलग इलाकों में मनाई जाती है। और इसका आप क्या मना रहे हैं, शिवरात्रि मना रहे हैं उससे हिंदू हो रहे हैं, आप दुर्गा नवमी बना रहे हैं उससे हिंदू हो रहे हैं, ऐसा कोई इसमें नहीं है। लेकिन राजनेताओं की ये आपकी बात ठीक है कि भारतीय जनता पार्टी की कामयाबी ये है कि कल्याण बनर्जी को भी हनुमान मंदिर जाना पड़ रहा है रामनवमी का। सर समय कम है, 2-3 खबरें एक लाइन की कि मिथुन चक्रवर्ती ने अपना जीवन राजनीति शुरू किया था नक्सलवादी आंदोलन से। नक्सलाइट से ये। अच्छा हाँ, इसलिए आपके दर्शकों की जानकारी के लिए। और उसके बाद फिर वो तृणमूल कांग्रेस ने भी उनको राजसभा में भेजा था। तृणमूल कांग्रेस आज वो बीजेपी में है। चलिए ठीक है, तो इन्होंने सारे रंग दिखा दिए। अब आज जरा बीजेपी की करते हैं। बीजेपी में राष्ट्रीय अध्यक्ष को लेकर के अब रोज एक नई डेडलाइन आ जाती है और इस वक्त जो है खबर यह बताई जा रही है कि अगले हफ्ते से बीजेपी अपने सभी प्रदेश अध्यक्षों को क्रमवार बारी बारी से उनकी अनाउंसमेंट करना जो है वो शुरू कर देगी। बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष तब तक नहीं चुना जा सकता जब तक कम से कम 19 राज्यों में उसके प्रदेश अध्यक्षों की नियुक्ति ना हो जाए, और ये काम चल रहा है। और अब खबर ये आ रही है कि अगले हफ्ते से प्रदेश अध्यक्षों की अनाउंसमेंट हो जाएगी, तो बहुत जल्द आपको, अभी तक 14 राज्यों के प्रदेश अध्यक्ष घोषित हो चुके हैं, बहुत जल्द आपको राष्ट्रीय अध्यक्ष के बारे में भी पता जो है वो चल जाएगा। प्रधानमंत्री अब अपनी विदेश यात्रा से फ्री होकर के वो भारत लौट आए हैं, तो अब इस काम में ऐसा बताया जा रहा है कि और तेजी आएगी। और नड्डा साहब जो है लगभग 6 साल का अपना कार्यकाल, कभी कार्यकारी अध्यक्ष के तौर पर फिर अध्यक्ष बड़ा के तौर कार्यकाल पर, रहा। वो 6 साल का लगभग उनका टेन्योर जो है। संविधान के हिसाब से भी वो 2 कार्यकाल पूरे कर सकते थे। अब तो संविधान में भी है कंटिन्यूटी में आप 2 बार रह सकते हैं 3-3 साल के अध्यक्ष के। जी बिल्कुल। तो अब ये है कि कार्यकाल में सफल रहा, आप उनकी आलोचना ऐसा नहीं कर सकते कि कुछ किया नहीं उन्होंने। तीसरी बार चुनाव जीते जी, तीसरा सरकार बनाई भाई। तीसरा तीसरा राज्यों में, दिल्ली जैसे राज्य में जहाँ सरकार नहीं बनी 25 साल में, वो नड्डा जी के नेतृत्व में सरकार बन गई। नहीं तो अब तो आप लोगों को ये बताना है कि अब क्या चर्चा चल रही है अध्यक्ष को लेकर के। समीर जी के पास रहते राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश तीनों जीते भाई। अभी संगठन को लेकर मुझे लगता है चुनाव प्रक्रिया में भारतीय जनता पार्टी व्यस्त है। जो अमित शाह जी ने, अखिलेश यादव ने जब पूछा था कि भाई भारतीय जनता पार्टी अपना अध्यक्ष क्यों नहीं तय कर पा रही, तो अमित शाह ने बताया कि भाई 13.5 करोड़ हमारे सदस्य हैं, उसमें से हमें चुनना पड़ता है, तो प्रोसेस में टाइम लगता है। अभी आधे राज्यों में चुनाव भारतीय जनता पार्टी को करना पड़ेगा, उसके बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष की प्रोसेस शुरू होगी, नॉमिनेशन का डेट डिक्लेयर होगी, किसी को चुनाव लड़ना है तो नॉमिनेशन कर सकता है। मुझे लग रहा है कि अगले हफ्ते में उत्तर प्रदेश को नया अध्यक्ष मिलेगा, गुजरात को नया अध्यक्ष मिलने वाला है, मध्य प्रदेश और तेलंगाना को नया अध्यक्ष जो खबर है कि कर्नाटक को छोड़ के हर राज्य में नया अध्यक्ष होगा। लगभग बाकी जगह हो चुके हैं, ये बड़े राज्य बचे हुए, उत्तर प्रदेश बचा हुआ है, मध्य प्रदेश बचा हुआ है, अभी तेलंगाना बचा हुआ है और गुजरात बचा हुआ है। तो इन राज्यों में मुझे लग रहा है अगले सप्ताह के अंदर नए राष्ट्रीय अध्यक्ष बन जाएंगे। नहीं, कंटिन्यू कर दिया राजस्थान में कंटिन्यू अध्यक्ष कर दिया उन्हें फिर से। बात फंसी हुई प्रदेशों की जो है वो बताई जा रही है। महाराष्ट्र की, नहीं महाराष्ट्र बना दिया सर, महाराष्ट्र, दिल्ली, हरियाणा, झारखंड माफ कीजिएगा, बिल्कुल दिल्ली, हरियाणा, झारखंड फंसे हुए हैं बताया जा रहा है। उत्तर प्रदेश भी है, उत्तर प्रदेश भी है। मतलब अभी डिक्लेयर करना पार्टी को, फंसा कुछ नहीं है, तो पार्टी को तय करना किसी अध्यक्ष बनाना, इसमें कोई बहुत माथा बच्ची वाली बात नहीं है। जिसे करेगा वो अध्यक्ष बन जाएगा। नहीं देखिए, मतलब मेरी जो जानकारी थी वो चूंकि तारीख बीत गई, मेरी जानकारी तो यही थी कि अप्रैल के पहले सप्ताह में ही सब कुछ पूरा कर दिया जाएगा और कोई मुश्किल भी नहीं थी। मध्य प्रदेश का भी अध्यक्ष लगभग तय हो गया था, यूपी का भी अध्यक्ष लगभग तय है, जितने राज्य हैं उन सब के अध्यक्षों का, और प्रदेश अध्यक्ष में तो कुछ करना ही नहीं है, एक सीधे सीधे चिट्ठी जारी करनी है, हो जाएगा। और चूंकि 13-14 राज्य हो गए थे, बकाया हुआ 5-6 राज्यों की सिर्फ एक सूची आनी थी, उसके बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष की तरफ से जाते। लेकिन अभी बहुत सी चीजें हैं जिसको हम राष्ट्रीय अध्यक्ष की वजह से टलता हुआ देख रहे हैं, और मैं बार बार कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी में इस बार जो राष्ट्रीय अध्यक्ष फंसा हुआ है ये थोड़ा अलग किस्म का है। पहले भी ये मुश्किलें आती थी, लेकिन लंबे समय के बाद, और जिसको मैं एक शब्द इस्तेमाल करता हूं कि पीढ़ीगत परिवर्तन का समय है, उसकी वजह से अध्यक्ष पद पर जितने नाम आ रहे हैं उसमें कोई न कोई बट लग जा रहा है, कोई न कोई उसमें अड़ंगा लग जाता है, किसी की कोई एक कहें कि मजबूती, किसी की एक कोई कमजोरी, उसकी वजह से राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं तय हो पा रहा है। और राष्ट्रीय अध्यक्ष न तय हो पाने की वजह से जो राज्यों के अध्यक्ष की चिट्ठी रुकी हुई है, जिसको सिर्फ एक साइन से जारी हो जाना है, वो जारी नहीं हुआ। फंसा कहां हुआ, मतलब किसने फंसा रखा है ये भी तो बताइए। नहीं, इसमें किसने फंसा जैसा नहीं है, लेकिन ये जरूर है कि भारतीय जनता पार्टी में और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में
इसको लेकर अब संघ से आप पूछेंगे तो संघ तो सीधे कहेगा नहीं, वो कहता है कि हमें कोई दखल नहीं देना, हम अध्यक्ष तो तय नहीं करते हैं, सब अपने में सक्षम संगठन है। लेकिन जो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है, जो संघ का स्वयंसेवक है, वो ये चाहता है कि एक ऐसा अध्यक्ष आए जो संगठन और पार्टी के लिहाज से आगे बढ़े। थाली में जब खाना परोसा जाता है, कोई सब्जी नहीं पसंद आती है तो बड़े बुजुर्ग ये नहीं कहते हैं खराब बनी है, उसको छोड़ देते हैं। वही मैं एक पॉलिटिकल कमेंट, ये संघ यही कर रहा है क्या? नहीं, जाहिर है यही तरीका ठीक। एक छोटा सा पॉलिटिकल कमेंट करना चाह रहा हूं मैं। जब पार्टी बहुत विस्तारित हो जाती है, शक्तिशाली हो जाती है, तब भी अध्यक्ष चुनने में दिक्कत होती है। बीजेपी का उसका उदाहरण सामने है। और जब कमजोर हो जाती है कांग्रेस की तरह, तब भी दिक्कत होती है। देखिए वहां भी 3 साल लग गए थे राहुल गांधी के इस्तीफे के बाद अध्यक्ष चुनने में। तो बीजेपी के वो एक सर कहते हैं ना मुहावरा अंग्रेजी का, प्रॉब्लम ऑफ प्लेंटी, वो है क्या? नहीं देखिए सर, ऐसा मतलब नहीं है, पार्टी ऐसा कमजोर नहीं है तो भी दिक्कत है। 2014 में राजनाथ सिंह थे, मजबूत है तो अमित शाह का डिक्लेयर कर दिया, राजनाथ सिंह गृह मंत्री बने तो अमित शाह को तुरंत बना दिया गया। अमित शाह जब गृह मंत्री बने तो जेपी नड्डा को कार्यकारी अध्यक्ष बना दिया गया। इस पहली बार 2024 के अध्यक्ष चुनाव में ऐसा हो रहा है कि 8 महीने हो गए जेपी नड्डा जी केंद्र में मंत्री भी है और पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बने, राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हुए, और पार्टी तय नहीं कर पा रही, कोई कार्यकारी अध्यक्ष भी आप नहीं दे पा रहे। आप मेरी तरह ज्ञान ग्रहण क्यों कर रहे हैं? देना है आपको। नहीं, सब ज्ञान सबके पास है संगठन की दृष्टि से। खबर देंगे सर। मैं तो एक तो ये समझ नहीं आया कि इसमें पीढ़ीगत बदलाव क्या होना है राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पे। सबसे कम उम्र के अध्यक्ष वहां पर नितिन गडकरी 2010 में रह लिए। जेपी नड्डा साहब भी बहुत कम उम्र के हैं। इससे मतलब ये तो पीढ़ीगत बदलाव के ही अध्यक्ष हैं। कमी रही होगी काफी। हाँ, तो पीढ़ीगत बदलाव के ही अध्यक्ष हैं, तो पीढ़ीगत बदलाव की बात नहीं है। लेकिन मैं अभी 2 दिन पहले नागपुर गया था, वहाँ पर कुछ लोगों से चर्चा हुई, तो वहाँ पर ये बताया गया कि प्रधानमंत्री जी और राष्ट्रीय अध्यक्ष जो सरसंघचालक हैं उनके बीच इस पर चर्चा हुई। क्योंकि जब वो आपको वीडियो दिखाया गया था, जब वो डॉक्टर हेडगेवार स्मृति पर गए थे प्रधानमंत्री, उससे पहले 15 मिनट सरसंघचालक और प्रधानमंत्री जी की बीच बातचीत हुई थी। और जो वहाँ का मैसेज, मुझे नहीं पता कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ, उसमें कहा गया कि प्रधानमंत्री जी के नाम को संघ ने सहमति दी है। जो नाम प्रधानमंत्री जी ने संघ प्रमुख को बताया सहमति आ गई है। अब कैसे बनेगा, कौन बनेगा, ये मुझे जानकारी नहीं है। ये वहाँ पर कहा गया। तो मतलब फिर तो ये नागपुर की खबर है। प्रॉब्लम सॉल्व हो गई ना? प्रॉब्लम की वजह से नहीं हो रहा, कुछ और कारण रहे होंगे कि जो हो रहा है कि नहीं हो रहा। क्योंकि अंत में खबर आप ही के पास थी जो अंत में। लेकिन जो भी अध्यक्ष बनेगा बहुत सरप्राइजिंग नाम आएगा इस बार सर। ये तय मानना कि जो भी नाम राष्ट्रीय अध्यक्ष बनेगा बहुत सरप्राइजिंग नाम रहने वाला है इस बार। चलें सर, तो हम उम्मीद करते हैं कि हम ही आपको नाम जो है सबसे पहले बताएं।